स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब जैसे कल हम बात कर रहे थे, रशिया हमारा दोस्त है बट वी हैव आ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ही हैज इन्वेडेड यूक्रेन, हम ओपनली बोल सकते हैं ये तो गलत कर रहा है. सो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, वी वर द वन दैट चैंपियन इन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी. हमने बोला ये होना चाहिए, और ये जब ये प्रेजेंट किया गया इसका ड्राफ्ट, उससे कुछ हफ्ते पहले चाइना ने भी बना दिया. चिटागोंग पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, उससे थोड़ा सा ही दूर है पूरा वेस्ट बंगाल. कि इफ समथिंग विल हैपन, अगर ज्यादा कुछ करोगे तो विल बी मोबिलाइजिंग आवर न्यूक्लियर फ्लीट. रेलवे ऑपरेशन ये पता नहीं क्यों है बट रेलवे ऑपरेशन सिर्फ सरकार करेगी, बाकी सब कर सकते हो. आपको अगर स्टेशन बनाना है यू कैन मेक द स्टेशन, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो सब कर सकते हो, लेकिन पटरी पे ट्रेन सिर्फ सरकार चलाएगी. ऐसा हो ही नहीं सकता. एक यूनिफॉर्म रीजन में बीच में एक ऐसी चमत्कारी सी लाइट है जो प्रॉस्पेरिटी, अगल बगल में सब गरीब है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिया आइसोलेशन में ग्रो करे और पूरा साउथ एशिया रीजन जो है पॉवर्टी में रहे. चाइना ने ऑपरेशनल कर दिया है और उसने पहाड़ तोड़ दिया. हमको तो प्लेन्स में से आना है क्योंकि पहाड़ उस साइड है. जैसे ये नेपाल है, इस साइड यूपी है, तो ये पूरा तराई एरिया है और यहाँ पे माउंटेन्स है. नहीं सारे करो यार, वो तुम पहली क्लास में बोला था सब इम्पोर्टेंट है. सारे करने ही. हाँ पहले किसको करे बाद में किसको, जो मना है करो. कोई बोलता है कि पहले पॉलिटिकल करो इकोनॉमिक. ना जो जिसको जो करना है करो यार. सोच रहा भी आईआर के साथ पॉलिटिकल करनी. हां ये सही है. और एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट तो सब देना है, 40 तो दे देना है. अप्रैल तक. अरे पेपर से एक दिन पहले तक देते रहो, क्या दिक्कत है. 40 मॉक टेस्ट तो देने चाहिए हम, और अलग अलग कोचिंग के देना, एक ही के मत उठा के ले देना सारे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में रिलेवेंट होता है क्योंकि मेंस में तो हर साल करंट अफेयर्स आता है. प्रीलिम्स में अगले पिछले 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बिना जा रहे हो तो फिर तो तुम अपराध कर रहे हो. हाँ फॉरेन पॉलिसी में आते हैं. लास्ट का जब 1 या 2 क्लास होंगे हम आईआर के सारे देख लेंगे प्रीवियस के क्वेश्चंस. तो बहुत बहुत सिंपल है. तो अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर लिखा क्या था हमने, वी वर राइटिंग. हाँ अच्छा डिस्कस करते, लिखा कुछ नहीं था ना. हाँ तो हम पहले फेज में थे. फेज ऑफ आइडियलिज्म फिर सेल्फ 1947 to 62 phase of idealism. Yesterday we have पूरी कहानी रामकथा सुन ली थी, सारे लिखेंगे. सो राइट डाउन. 3 फेजेस में है, एक एक फेज के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं. फेज ऑफ हाई आइडियलिज्म. यूनाइटेड नेशंस बना कब है ये सब तो पता होगा आपको. 1945. कौन सी कॉन्फ्रेंस थी. एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होती है किसी भी बॉडी के बनने से पहले, कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसमें फाइनल ड्राफ्ट जो है ऑल जो भी उनके हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं सारे हेड ऑफ स्टेट. लीग ऑफ नेशंस से पावर शिफ्ट किया था. हाँ लीग ऑफ नेशन तो पूरा रिलेवेंट हो गया था, 1930 में बंद कर दिया था. 30 हां 1930 में बंद हो गया चुका था. पर मतलब उस कॉन्फ्रेंस में ये था कि पावर को शिफ्ट किया था और जो कुछ बॉडीज जो रह गई थी जो डिसेबल्ड नहीं थी उनको पावर को देने दी उनको. याल्टा एंड पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस था 1945 में. याल्टा एंड पोट्सडैम ये शहरों के नाम होते हैं. कॉन्फ्रेंस में सारे शहरों के नाम होते हैं. ये यूक्रेन में है ना, लड़ाई हो रही है आजकल. याल्टा एंड पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस था, तो इससे 1945 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था. आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कब बना था पता नहीं, साथ में बने थे ये दोनों सिस्टर बॉडीज हैं. दो बॉडीज बनी थी. नहीं वर्ल्ड बैंक की तो 5 बॉडीज बनी थी. अच्छा. पहले वो इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बना था, उसके बाद 5 और बनी थी, फिर बाद में उसको पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोल दिया. उसी टाइम 1946 में ये बन गया था. ये हुआ था. ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है, तुम दोनों को तो पता होना चाहिए. सर पढ़ाई लेकिन याद नहीं आता. पॉलिटिकल कंसिडरेशन. ये ब्रिटेन वुड ट्विंस बोलते हैं उसको. ये वॉशिंगटन के थोड़ा सा दूर है ब्रिटेन वुड्स. सर ब्रिटेन वुड तो लेकिन मतलब मुझे जितना हल्का हाँ बोलो. पर बेसिकली ये तो सर यूरोप को अमेरिका ने मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए बनाया था ना. हाँ तो वही यूरोप को नहीं, पूरा जितना भी ये वॉर से डिवास्टेटेड जगह थी वही, उसका स्टार्टिंग वहीं से किया वर्ल्ड बैंक का. इसलिए पहले का नाम ये था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये तो फिर सर 1945 के आसपास बना होगा. हाँ 46 में बना था. फिर कॉन्फ्रेंस. ब्रिटेन वुड
ये भी सब शहर के नाम ही है 46 में। ये सब हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी आज़ादी हुई है 1947 में, बट इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी फाउंडर मेंबर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। WHO के भी हम फाउंडिंग मेंबर हैं। हम आज़ाद भी नहीं थे तब, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, बट हमारा आइडियलिज्म इतना ज़्यादा है, वी वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, ये जो भी एक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, दिस विल बी लीडिंग टू अ रूल बेस्ड ऑर्डर इंटरनेशनली। इतना ज़्यादा भरोसा था हमको। तो वी वर अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एवरीथिंग। एक थंब रूल की तरह अगर कभी क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, जनरली जितनी बॉडीज हम सबके फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी के। सो इसमें राइट डाउन फेज ऑफ आइडियलिज्म में, ये तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में विच आर्टिकल इज देयर दैट डिनोट्स की इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल डिक्टेट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पीस, इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। हाँ 51C तो है भी नहीं कुछ। 51 तो है सर। हाँ 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। 51A 51 है ना सर। 51 C तो 51 है ना, एक DPSC में भी हमने लिखा हुआ है ये, राइट। सो राइट डाउन फेज ऑफ आइडियलिज्म में, अरे ये सब भी आप लिख लो जो बोलते जा रहे हैं। DPSP आर्टिकल 51 में भी हमने लिखा हुआ है, और जो पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसमें भी हमने लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता होगा ना, ऑब्जेक्ट जैसे फिल्म आने से पहले ट्रेलर आता है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारा ट्रेलर आया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले असेंबली में होता है। उसी में हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल बी अकॉर्डेड एंड विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड पीस। मतलब हमारा खुद का खाने का पैसा नहीं है, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम दूसरे के लिए भी एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए। अब लाइन बोली थी ना अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन वाले को, मैं लिखने लगती थी, अच्छी लग रही थी। अरे वही मतलब इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। सो इसमें राइट डाउन बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज ऑफ based on Indian civilizational values of peace, brotherhood, equitable distribution of growth, and rule based order. मतलब जो भी होगा सब कानून के हिसाब से होगा, जो आजकल नहीं चल रहा। हाँ मतलब यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो लिखा है उसी हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी। देन सेकेंड पॉइंट, इंडिया अडॉप्टेड अ नॉन अलाइनमेंट एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल India adopted non-alignment as a foreign policy tool to escape bloc politics, bloc politics मतलब वो NATO और वॉर्सो दो साइड थे, वो दो ब्लॉक्स थे। To escape bloc politics and to ensure strategic autonomy. And to ensure strategic autonomy. Strategic autonomy मतलब सेल्फ डिसीजंस के लिए कि अगर जैसे किसी भी साइड में चले जाते तो फिर वो लायबल हो जाते हैं ना। हाँ, एक मॉरली हम बायस हो जाते हैं कि हमको अपने दोस्त की साइड लेनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब जैसे कल हम बात कर रहे थे, रशिया हमारा दोस्त है बट वी हैव आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ही हैज इन्वेडेड यूक्रेन, हम ओपनली बोल सकते हैं ये तो गलत कर रहा है। तो दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कि हर डिसीजन को हम एक वैल्यू बेस्ड, एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच से ले सकते हैं। अगर कोई हमारा बहुत क्लोज दोस्त होगा तो नहीं ले पाएंगे। अब हम सड़क पे चलने किसी दोस्त को मारा तो हमको अपने दोस्त की साइड लेनी पड़ेगी ना, दोस्त गलत है फिर भी लेनी पड़ेगी। हाँ मेरे को तो यही बात घूमती रहती है दिमाग में कि हमें रशिया का सपोर्ट करना चाहिए। अब भी नहीं माने। एक तो तुम जो सुन रहे हो ना सब ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, ये जो वेस्टर्न न्यूज़ है वो एक साइड सुन रहे हो कहानी की कि एक अच्छा देश है उसको तुमने मार दिया, क्रॉस कर दिया।
तो ये जितना भी ये सब प्रोपागेंडा ही सुन रहे हो, और ये बिल्कुल गलत है। नहीं तो बिल्कुल किसी की सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। एक इंडिपेंडेंट देश है और तुम उसको ऐसे यू मार्चिंग इनटू इट लाइक एनीथिंग कि तुम किसी एक दूसरी नाटो वाटो को ज्वाइन कर रहे हो। ये तो प्रॉपर यूनाइटेड नेशन की धज्जे उड़ा रहे हैं। ये तो टेररिज्म भी नहीं है ना, ये तो फौज है उनकी। ये तो वो नहीं कह रही कि रशिया ने सही करा या गलत, मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था। हाँ। मतलब मुझे वो लग रहा है ना कि रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है, जब इंडिया की बारी आई तो किस टाइप का सपोर्ट मिलना चाहिए था? इकोनॉमिक, मिलिट्री, वो भी अपने आर्म्स करता ही है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें, हाँ इसमें दो लाइन लिख लो। तब एक यूएन का बहुत फेमस फॉरेन सेक्रेटरी वाज देयर, हेनरी किसिंजर। आप लोगों ने सुना होगा, पीएसआईआर वाला वो आया नहीं है, उसने तो पक्का सुना होगा। ही वाज अ वेरी एकदम मतलब पूरा यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है उसी ने बनाई थी। वेरी 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 चैंपियन। वहाँ सेक्रेटरी मतलब मिनिस्टर होता है, उसको मिनिस्टर ही समझिएगा आप। तो मिनिस्टर था हेनरी किसिंजर। तो ही वाज द वन जिसने इंश्योर किया कि इंडिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। बिकॉज वो हम नाम तो क्या था, वो बोले थे ही इज अपॉर्चुनिस्टिक। उसको अगर आर्म्स लेने तो रशिया से ले रहा है, यूएसएसआर से ले रहा है। उसको खाना लेना है तो यूएसए से ले रहा है। उसको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो वो फ्रांस से ले रहा है। और बाद में एंड ऑफ द डे ही सेइंग कि मैं नॉन अलाइनमेंट हूँ, मैं किसी के साथ अलाइन नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा ये एक इमोरल न्यूट्रलिटी है, एक अपॉर्चुनिस्टिक है कि उससे काम आया तो उसके साथ चला गया, इससे काम आया तो उसके साथ चला गया, और फाइनली बोल रहा है आई एम नॉट अलाइन टू एनीवन ऑफ योर आइडियोलॉजी। Sucking milk from two cows. हाँ ये वाला कोड नहीं करते क्या? Sucking milk from two cows. हाँ हाँ, ये नहीं करते। अरे वो ही वाज अ वेरी, आप उसको सुनोगे तो ऐसे मोहित हो जाओगे। हिज लिटरेरी स्किल्स वेरी गुड। सो उसने इंश्योर किया, ही वाज अ पर्सन दैट इंश्योर्ड कि इंडिया और ये काफ़ी जो है आइसोलेट हो। अब वो बस वो किसी तरह की फिक्स ढूंढ रहा था कि 1960s में जैसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया वियतनाम को, तो उसको एक पॉइंट मिल गया। तो उसने पूरा जो फूड सपोर्ट था इंडिया का सारा बंद कर दिया कि ही हैज़ क्रिटिसाइज यूएस फॉरेन पॉलिसी, कि यूएस जो है वियतनाम को इन्वेट कर रहा है, इसने हमें कैसे क्रिटिसाइज किया। वो बस ऐसे छोटा सा ढूंढ रहा था। एक बार जैसे ही हमारा ये 1971 में भी एस्केलेटेड इनटू बांग्लादेश, तो उसने इंश्योर किया कि हम जितनी ज़्यादा मिलिट्री प्रेशर डाल पाए इंडिया पे, तो उसने ही वाज चैंपियन कि इंडिया को आइसोलेट कर पाए उस टाइम में। और सेम वाज विद इन स्टालिन आल्सो। तब स्टालिन यूएसएसआर में था, तो उसने भी वही बोला था, इफ समथिंग इज नॉट स्टैंडिंग विद अस, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अस। तो बहुत मुश्किल हुआ इंडिया को समझाना कि हम न्यूट्रल नहीं है, वी आर स्ट्रैटेजिकली ऑटोनमस। उन्होंने बताया कि नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं होता। अगर आप सही करोगे तो वी आर विद यू, अगर आप सही नहीं करोगे तो वी वोंट बी विद यू। ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट समझाना कि हम न्यूट्रल नहीं है। और वो लोग वही बोल रहे थे, तुम अपॉर्चुनिस्टिक हो, आज इससे काम पड़ेगा तो तुम उसके वहाँ जाओगे, कल उससे काम पड़ेगा तुम उसके वहाँ जाओगे। तो एक लाइन में इसको लिख लेते हैं बस, यूएस फॉरेन सेक्रेटरी। नाम हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिनका ऑप्शनल है वो नाम लिखते हैं इनमें। यूएस फॉरेन सेक्रेटरी, आजकल उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी होता है। हाँ फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ, तो आजकल उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। UN's Foreign Secretary said Indian foreign policy is, क्या हो गया सर वो जर्मन, ये एक्टर तो जर्मन है सर, क्या वाला? बर्थ जर्मनी में वो यानी किसी की। हाँ तो वो वाले थे नहीं, ये वो वाली जनरेशन है जो भाग के यूएस चली गई। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो गवर्नर था कैलिफोर्निया का, वो ऑस्ट्रिया से था। ऑस्ट्रिया वाज एकदम दुश्मन थे प्रॉपर यूएसए को पीरियड ऑफ टाइम। ये भागने वाली जनरेशन के लोग हैं। यूएन फॉरेन सेक्रेटरी सेड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अपॉर्चुनिस्टिक and based on immoral neutrality. Immoral neutrality. आप सारे नोट्स एक ही कॉपी में बना लेते हो, तो पढ़ोगे कैसे फिर ये तो? पास पास है यहाँ से ये स्टार्ट है, यहाँ पे Whereas Stalin commented, those who are not with us are against us. Those who are not with us are against us. India took a lot of efforts to
India took a lot of efforts to establish non-alignment is not neutrality. India took a lot of efforts to establish non-alignment is not neutrality. The next point, India actively participated in strengthening and construction of multilateral institutions. Construction of multilateral institutions. If you want to name, हम सारे नेम कर सकते हो. United Nations, World Bank and IMF, WHO. United Nations, World Bank and IMF, WHO, and United Nations Commission on Disarmament, CD बोलते हैं उसको. United Nations Commission on Disarmament. Disarmament मतलब ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने के लिए. इंडिया इसका पार्ट था, इंडिया इसका फाउंडर था. फाउंडर था, खुद न्यूक्लियर पावर बन गया. वो तो फिर हमारी एक वो कंपल्शन आ जाता है ना. बगल में हमारा चाइना है, फिर चाइना का हमको पहले से पता था कि चाइना पाकिस्तान को देगा ही देगा. अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं डेवलप करते तो हमारा कोई स्टैंस ही नहीं बचेगा साउथ एशिया में. एंड अच्छा, इसका एग्जांपल लिखना था वो भी लिख सकते हो कि हमने पहले भी बोला है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में उस जमाने में, आज का तो फिर भी ठीक है, उस जमाने में वी वर द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. पीस कीपिंग मतलब यूनाइटेड नेशन की अपनी स्टैंडिंग काम ही होती है. उसकी खुद की तो कोई फौज है नहीं, उसमें हर देश अपने ट्रूप्स भेजता है, तो उसको पीस कीपिंग ऑपरेशंस बोलते हैं. और वो किसी तरह लड़ाई वड़ाई नहीं करने जाते हैं. उनका बस इतना सा काम होता है टू इंश्योर कि वहाँ पे एक स्टैंड स्टिल वो बन जाए और एक तरह से सीज फायर हो जाए. हाँ, अब सबसे ज़्यादा भेजेंगे तो यार कैजुअलिटी भी हमारी होगी. उस जमाने में भी इंडिया वॉज द लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, एंड इंडिया इज द वन हु हैव लॉस्ट मैक्सिमम लाइव्स इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. देन उसके बाद, हाँ ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि वी वर सो कमिटेड टू दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर डिसइल्यूजन कि वी विल गेट अ सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इन यूनाइटेड नेशन. हम उसको सिक्योरिटी काउंसिल ले गए. दिस वॉज द काइंड ऑफ आइडियलिज्म दैट वी वर शोइंग. एक बायलैटरल इशू भी नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी में पूरी कहानी सुन लेंगे इसकी. कोई इशू नहीं, वहां से रातों रात उन्होंने लोग भेजे बिकॉज यहाँ पे हरी सिंह लेट कर रहा था, द रूलर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर. वो इनडिसाइसिव था कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ. उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, और कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. एक तो वो हाइट्स पे है, तो आप उससे पंजाब हिमाचल में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, एंड इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू चाइना. पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर नहीं लगती. अभी मैप में देख लेंगे, उनकी बिल्कुल बॉर्डर नहीं लगती है क्योंकि ऊपर से अफगानिस्तान आ जाता है. सो बहुत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो रही थी, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपना लैंड एक्सपैंड कर सकें. उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए. बहुत सिंपल था, उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए. हमको अपनी फौज हटा के उस सैनिक को बाहर करना था. उतनी ये 1 या 2 रातों में हुआ है. हार्डली 2-3 रात लगे, वो अनंतनाग तक आ गए. अनंतनाग से अगर वो घोड़े और कैवलरी में आ रहे थे तो इट वुड टेक हार्डली 4 आवर्स टू देम टू कम टू कश्मीर. तो बस वो 4 घंटे में हम उसको यूनाइटेड नेशन ले गए, उनको वापस नहीं भेजा हमने. यूएन में क्यों जाना है? अरे यार, ऐसे तो हैदराबाद में भी हुआ ना. हैदराबाद वालों ने रातों रात बोला, एकदम हैदराबाद इज इन एकदम मिडिल ऑफ इंडिया. उनके निजाम ने रातों रात बोला वील बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एक बांग्लादेश बना चुके, ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक हैदराबाद में भी था. कोई सेंस थोड़ी बनता कि ये लेके हम यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे. 3 पाकिस्तान हो जाते तो ये वाली बात थी. और इतने, अब ठीक है, हाइंडसाइट में गाली देना तो बहुत इजी होता है. हाँ, सो इसमें राइट डाउन, इंडिया गॉट डिसइल्यूजन. इंडिया गॉट डिसइल्यूजन with efficacy of United Nations Security Council. United Nations Security Council
that we took Kashmir issue to UNSC. That we took Kashmir issue to UNSC. Rather than resolving it bilaterally. में जो वॉर हुआ था वो कश्मीर में ही हुआ था ना? वॉर तो क्या था, उन्होंने बस इन्फिल्ट्रेट किया था, हमने उसको वॉर रिकॉग्नाइज नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 3 वॉर्स, 62 वाला, 65 वाला और 71 वाला। कारगिल को भी हमने वॉर रिकॉग्नाइज नहीं किया। बढ़िया यार, मेरे को लगा सारे न्यू ईयर की पार्टी में हो गए। फिर जो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए थे किस चीज़ को? इसी इशू को, सिक्योरिटी काउंसिल? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गए? नहीं। आईसीजी में वो चीज़ें जाती हैं जिसमें कोई किसी तरह का कोई कन्वेंशन या किसी तरह की ट्रीटी वायलेट करता है कोई नेशन स्टेट। ये तो उसने हमारी सोवरेनिटी चैलेंज कर दी, हमारे ज़मीन में घुस गया वो, उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल जाते हैं। वो है अगर तुमने कोई इंटरनेशनल कानून ब्रेक किया तो तुम कोर्ट में जाओगे, ये तो घर में घुस गया तो वो फंक्शनल बॉडी ना। कोई इंटरनेशनल बॉडी आज के ज़माने में रिलेवेंट नहीं है, सब बायस्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर and champion of NAM, founding member and champion of NAM. And India supported decolonization of African countries. नहीं, बस decolonization लिखना, सभी का सपोर्ट किया था हमने। India supported decolonization and anti-apartheid movement in Africa. ये स्पेलिंग है apartheid की। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, an anti-apartheid movement in Africa. ये उस जमाने में the appeal of पंडित नेहरू was extremely strong। मतलब आज तो फिर भी सोशल मीडिया है, तो उस जमाने में कोई फेमस हो रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। तब कोई सोशल मीडिया थोड़ी किसी चीज़ें पता चलती थी, बट ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अपील। इंडिया तो अलग चीज़ है, ही हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपील इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो। तो इसकी अपील की वजह से ये अपर्टीड मूवमेंट भी कम हुई है। गांधी जी तो खैर वो तो लेजेंड इंसान है, उनका तो अलग था। नेहरू वाज आल्सो हैविंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपील। उन्होंने ही वाज द वन दैट कंसोलिडेटेड पूरा साउथ ईस्ट एशिया में कि वहाँ पे भी नाम रहे, वहाँ पे भी इस तरह का डीकोलोनाइजेशन हो। एंड ही वाज द वन दैट चैंपियन की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी डीकोलोनाइजेशन और स्मूथ पावर ट्रांजिशन है। उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चलते थे ना गांधी जी? नेहरू प्रिंसिपल्स छोड़ो यार, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा इसमें। कौन किसके प्रिंसिपल पे चल रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, वी वर टॉकिंग अबाउट डिसआर्मामेंट। इनिशियली वी वर डिसइल्यूजन्ड कि ये जो लोगों ने न्यूक्लियर बम बना लिए, 1960 तक 4 लोगों ने बना लिए थे। 64 में चाइना वाज आल्सो दिस न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो वी वर डिसइल्यूजन्ड कि इसका भी यूनाइटेड नेशन ही सोल्यूशन दे देगा। तो वी वर द वन, हमने कमीशन ऑफ डिसआर्मामेंट बनाया, और जो पहला न्यूक्लियर ट्रीटी था PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। सबसे पहले तो बोला गया कि टेस्ट करना बैन कर देंगे हम, कि फर्दर यू वोंट बी टेस्टिंग योर न्यूक्लियर वेपन्स। और उसमें भी हम वी वर नाइव इनफ, इनोसेंट इनफ, हमने पार्शियल भी मान लिया। पार्शियल इन द सेंस कि यू कैन डू योर न्यूक्लियर टेस्टिंग बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ। आप हवा में नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इन वाटर, यू कैन नॉट डू इन आउटर स्पेस, लेकिन धरती के नीचे कर सकते हो। दिस इज प्योरली बिकॉज कि चाइना भी बना लिया फटाफट। देयर वाज अ कल्यूजन बिटवीन दिस P5 एंड चाइना। P5 का मेंबर ही है चाइना, तो देयर वाज अ कल्यूजन इन P5 कि फटाफट इन सबका न्यूक्लियर वेपन बन जाए, ताकि एक हम हैव ऑन हैव नॉट का वो बना सकें कि हम पावरफुल हैं। इन्होंने कब बनाए थे? यूके, फ्रांस में? इनके पास वर्ल्ड वॉर में बना लिए सबने। हाँ, जर्मनी के पास नहीं है, बाकी सबके पास है। So partial test ban treaty, we were the one that champion in partial test ban treaty. हमने बोला ये होना चाहिए, और ये जब ये प्रेजेंट किया गया इसका ड्राफ्ट, उससे कुछ हफ्ते पहले चाइना ने भी बना दिया। तब तक ड्राफ्ट भी रुका हुआ था कि पहले वो बना लें, हम 5 बम रख लें, फिर हम करेंगे ये सब। देन उसके बाद PTBT आया, PTBT वॉज रेटिफाइड, PTBT वॉज यूनिवर्सली रेटिफाइड, सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये न्यूक्लियर वाली चीज़ ही छोड़ दी। हमारा तो सिंपल है, देयर शुड बी यूनिवर्सल डी। मेरे दोनों पड़ोसी के पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं क्यों छोड़ूंगा? कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का।
तो हमने तो तब से एक बस सिंपल स्टैंड लिया है, उसके बाद हमने कोई न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं साइन कर रखी। वी आर नॉट साइन एनटीपी, हमने सीटीबीटी ये वो कुछ नहीं साइन कर रखा है। वी आर नॉट इवन अ मेंबर ऑफ एनएसजी। हमारे पास सिंपल है, देयर शुड बी यूनिवर्सल डीन्यूक्लियराइजेशन, किसी के पास बम नहीं होने चाहिए। किसी एक के पास भी होगा तो दूसरा भी रखेगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वरना तो ये कि पूरा मिलिट्री इम्बैलेंस हो जाएगा, मेरे पास बम है तेरे पास नहीं है। कल को आप देखिएगा, गॉड फॉरबिड्स, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया किसी भी तरीके से, सो द कंप्लीट डायनामिक्स ऑफ दिस वेस्ट एशिया विल चेंज। तो ये जितना ज्यादा सऊदी इज बुलिंग दिस ईरान, और जितना ज्यादा इजराइल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ये पूरा वेस्ट एशिया में, सारा बंद हो जाएगा। इफ ईरान समहाउ दिस प्रोक्योर डेवलप्ड कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन के बाद कहानी चेंज हो जाती है सारी। हाँ, इजराइल के पास है, तभी तो इतना। सो नेक्स्ट राइट डाउन, इंडिया pioneered discussions on disarmament. India pioneered discussions on disarmament and led the negotiation for partial test ban treaty. पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी वो साइन रेटिफाई हुआ था 62 में, 1962। ऐसे अनगिनत वो हैं जिससे हम बता सकते हैं कि द फेज ऑफ आइडियलिज्म वाज, मतलब वी वर सो आइडियलिस्टिक इन इंटरनेशनल रिलेशन। एक फाइनल एग्जांपल हो चाइना वाला जो हम कह रहे थे, मतलब वी हैव सेकेंडेड द क्लेम ऑफ चाइना इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एशिया के साइड से हम और अपने अलाइज को हमने बोला ही शुड बी द वन दैट शुड रिप्रेजेंट Asia in United Nations Security Council, and we were the one that proclaimed कि हम अपनी military presence ये सब borders पे कम करेंगे, and we will have a friendly relation with China, irrespective of the fact, ignoring the fact कि intelligence आ रही थी कि वहाँ से they are mounting up military presence, वो अपनी फौज borders में बढ़ा रहे हैं, there are chances कि intrude कर देंगे यहाँ पे। मतलब वो सब इग्नोर करके उस जमाने में द लीडरशिप उन्होंने डिसाइड किया हम वनशील साइन करेंगे, वी विल हैव अ पीसफुल रिलेशन विद चाइना, हम अपना ट्रेड कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे इनके साथ। So that was the peak of idealism. सामने वाला एक देश जो एक डायरेक्ट थ्रेट इज ओवर देयर, उसको इंटरनेशनली वी आर गेटिंग इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक लेवल पे गेटिंग इंटेलिजेंस कि वो बम बारूद इकट्ठा कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं बॉर्डर से, मारने आएंगे किसी दिन हमको। उस जमाने में वी हैव दिस इंटेलिजेंस कि उन्होंने जो रोड है उन्होंने 4 लेन की जगह 6 लेन रोड बना दी, और उसमें उनकी कैरिंग कैपेसिटी इज इन टन्स, मतलब सिंपली बात है टैंक लाएंगे बॉर्डर्स तक। हमने अब जाके बना रखा है, आपने पढ़ा होगा ब्रह्मपुत्र पे वी हैव दिस ढोला सदिया ब्रिज, सुना होगा। सदिया इज द लास्ट टाउन इन असम, अरुणाचल असम के एकदम बॉर्डर पे, वहां से उस नदी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। उससे पहले उसको हाँ सिहांग वो सब बोलते, वो तो अब छोटा हो गया, पहले सबसे बड़ा था वो, बिहार में उससे भी बड़े बना दिए। तो 9-10 किलोमीटर का ब्रिज है ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब जाके हमने वी हैव अ कनेक्टिविटी उसमें, और उसकी वो कैरिंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट 10-12 टन। मतलब हमारे जो सबसे बड़ा वो अर्जुन और वो भीष्म टैंक है, हम उसको लेके जा सकते हैं। वो कनेक्टिविटी हम बस इसलिए कर रहे हैं कि कल को अगर चाइना अरुणाचल में आए तो हम अपना ट्रूप मोबिलाइजेशन कर सकें। वरना ब्रह्मपुत्र बीच में गैप आ गया ना, ये नीचे जो जोराट और दूसरे शहर है वहाँ पे वी हैव आवर इन्फेंट्री, और वहाँ पे हमारे ये ऑर्डिनेंस बोर्ड्स हैं, तो हमारे हथियार नीचे रखे हुए हैं। हाँ, अभी आपने सुना होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र पे, बना रहे हैं सीधा, मतलब जहाँ से सियाम ब्रह्मपुत्र का वो बिल्कुल अरुणाचल के, हाँ वो इतना बड़ा डैम बना रहे हैं कि उससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है अर्थ का, कुछ नैनो सेकेंड अर्थ का रोटेशन कम होगा। हाँ, हमने भी क्या नाम रखा है उसका, हाँ जस्ट अपने साइड बना रहे हैं उसका, मैं नाम भूल गया, हम कर सकें। ये सब चाइना के हम डिस्कस करेंगे। चाइना इज अ वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल, खतरनाक सी चीज़ है वो भी। तो एक लाइन में इसको लिख लेते हैं, इंडिया सपोर्टेड चाइना's claim in Security Council. India supported China's claim in Security Council and pushed for peaceful relation by signing Panchsheel agreements in 1954. Panchsheel agreements in 1954.
despite intelligence of troop mobilization along the Chinese border. Despite intelligence. Of troop mobilization along Chinese border. इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में कहानियाँ बहुत सारी होती हैं। इसमें वी सेंड आवर बेस्ट एम्बेसडर, जो सबसे अभी भी जो मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्बेसडर्स होते हैं, अगर आप कोई फॉरेन सर्विस में जाना चाहे, द मोस्ट कॉम्पिटेंट वन आर इवन इधर सेंड टू यूएसए और इधर सेंड टू चाइना। और चाहे चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप यूएसए चाइना के एम्बेसडर हो, देन यू विल बी बिकमिंग फॉरेन सेक्रेटरी। वही फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं जनरली। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्बेसडर को हमने चाइना भेजा कि इसको प्रॉपर कलेक्ट करके आओ कि कुछ मारेगा तो नहीं है हमको। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट सेंटिमेंट है, ये मारेंगे। और फिर उसके बाद बहुत सारे इंटेलिजेंस ये वो, तब रॉ नहीं हुआ करता था। रॉ वाज फॉर्म क्वाइट लेट, 1970-60s में बनाया था रॉ, इंदिरा गांधी ने बनाया था रॉ को। तो हमारे पास ऐसे कोई ऐसे स्पेसिफिक विंग नहीं थी जो इंटेलिजेंस कवर कर सके। और भी बहुत सारे, देयर वाज प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थिंग। और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि ये तिब्बत के जो भी लोग हैं इनको रेफ्यूज बन देना, एंड वी ओपनली गिव रेफ्यूज टू दीज पीपल। और वो फिर एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि आपने तो पंछी ली, उन्होंने बोला तुमने तो फिर पंछी ली वो कर दिया। ये हमारा इंटरनल डोमेस्टिक मैटर था, तो हमने हमारा आदमी अपने घर में कैसे बिठा लिया तुमने। हमने सपोर्ट किया था। अरे हम दलाई लामा को बिठा रहे हैं जैसे, ये आप सपोर्टेड देखो। अभी तक हम सपोर्ट तो खैर अब क्या करते हैं, बट अभी भी वी हैव धर्मशाला में प्रॉपर उनको सब मिला हुआ है। इसका यूनाइटेड नेशन में आया नहीं था रेजोल्यूशन। आई एम नॉट श्योर उसका रेजोल्यूशन आया नहीं था। ताइवान का मेरे को ध्यान है, हमने ताइवान का इन्वेड कर रहे हैं, ताइवान के साथ सब कुछ कर रहे हैं, वी सपोर्टेड दैट। यू आर द वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। हम तो बस पीस चाहते थे, वी हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। पंचशील का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स। शील वो हिंदी वाला है 5, लिखने तो लिख लीजिए, अब तो कहीं पूछेगा ये सब। द फर्स्ट इज respecting sovereignty and territorial integrity, respecting sovereignty and territorial integrity, mutual non-interference in domestic affairs, mutual non-interference in domestic affairs, mutual non-aggression, equality and mutual benefit, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence, 5वां। देन उसके बाद इंडिया का टीनेज आया, एंड टीनेज आफ्टर टीनेज वी हैव आवर ये सेल्फ क्राइसिस की हुआ एम आई व्हाट आई वांट, ये सब। देन वी अलाइंड आवर फॉरेन पॉलिसी इन अ मोर रियलिस्टिक वे। ये आइडियलिज्म का हमने उतारा। एंड इसका द वाटरशेड मूवमेंट वाज 1962 में। देयर वाज एग्रेशन बाय चाइना, देयर वाज पैथेटिक एग्रेशन बाय चाइना, एंड ही हैज एंटर्ड इंडिया बाय 2 डिफरेंट फ्रंट्स। उन्होंने दे हैव कैप्चर्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लद्दाख, एक्साइजिन पूरा ले लिया, एंड इन अरुणाचल दे केम अप टू गुवाहाटी। अब 12 दिनों में खुद ही रिट्रीव करके चले गए, एंड वो दैट वाज अ कंप्लीट वाटरशेड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि पूरा फॉरेन पॉलिसी बर्बाद है हमारा। हमने जो एक्सपेक्ट किया, जो चाहा, वो आदमी हमको मारने आ रहे हैं यहाँ पे। एंड हमारे कोई मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये वो नहीं कर रखा था, एंड दैट वाज मतलब वो फिर सामने दिख रहा कि दिस इज आवर वीकनेस, कि हम अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही नहीं है हमारा, कि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू हैव टू सिक्योर आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। उसके बाद मतलब वो सरकार में भी हम बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस भी हारे। उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे तो कोई दूसरी सरकार पार्टी ही नहीं थी, तो कौन जीतेगा? जीते तो फिर भी कांग्रेस वाले ही थे, बट नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे वी क्या कांग्रेस वाले लॉस्ट मैनी इलेक्शन। उसके बाद कैसे? हाँ, वो तो स्टार्टिंग से करता है, वो माओस्ट वाले लोग।
मतलब बोल सकते हैं जो सीपीआई माओस बना था इसमें चाइनीज इंटरफेरेंसेस देयर। नॉर्थ ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में आज भी वो जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके नाम में कम्युनिस्ट है, नेशनल नागा कम्युनिस्ट पार्टी। वो वहां कहाँ से कम्युनिज्म आ गया? वो ट्राइबल लोग हैं, उनका कम्युनिज्म चाइना से आ रहा है सारा का सारा। तो चाइना उस तरह से इंटरफेयर करता है, उस तरह तो हमेशा। म्यांमार में क्या? हाँ, वो चाइना हर तरफ करता है। वो कजाकिस्तान से लेके म्यांमार तक जितने भी जगह है वो ही पीपल आर इवन सेइंग कि बलूचिस्तान का भी वो चाइना ही सपोर्ट कर रहा था कि वहाँ थोड़ी इंस्टेबिलिटी बने रहे। वो अलग कहानी है। वो तो चाइना का एक्सपोज हो गया कि चाइना के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए लोग अब चाइना वालों को मारते हैं, वो तो अलग चीज़ है। तो देन फिर हम ये सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी हुई हमारी कि एक थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। एंड देयर आर स्टोरीज कि दिस वाज द रीजन हाउ दिस पंडित नेहरू डाइड। उनको हार्ट अटैक आ गया एंड ही वाज एकदम मिनिस्क्यूल लेवल, वो क्या बोलते हैं उसको, मेलेनकोनिन हो गए थे, वहीं क्रॉनिक डिप्रेशन में चले गए थे। सो राइट डाउन 1962 war was the watershed movement for Indian foreign policy. As it proved to be great setback. Great setback. Next 2 decades, India witnessed fractured and broken foreign policy. Fractured and broken foreign policy. Witnessed fractured and broken foreign policy. Next point, India criticized US-Vietnam War. India criticized US-Vietnam War and in retaliation USA blocked PL-480 फूड फॉर पीस करके कुछ है, ये लैटिन में वो है इसका। आजकल यूएस वो है किनका, यूएस एड करके एक इनका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस एड के अंडर दिस फूड फॉर एड प्रोग्राम चलता है। अब तो पूरा यूनाइटेड नेशन ने बना लिया, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके कुछ एक उनका है, वो इस PL-480 से आया था। पहले यूएसए खुद ऐसे वीट देता था। PL-480 में बड़े बड़े वो टैंक्स, शिपमेंट भी क्या, वो जहाज होते हैं, जहाज से वो वीट सप्लाई करते थे पूरी दुनिया को। सो इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट थिंग। जहाँ से खाना आ रहा था हमने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, फिर उसने खाना देना बंद कर दिया। सो दैट हैपेंस इन 63-64 में हुआ था। उसके बाद फिर ओपनली प्राइम मिनिस्टर हैव टू से कि 2 वक्त का खाना खाइए और 1 दिन मत खाइए, खाना नहीं है हमारे पास। सो क्या लिखा गया था? रिटेलिएशन। US blocked PL-480 that led to food insecurity in India. Food insecurity in India. एंड कीप इन माइंड, अगर हमारे पास डॉलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं पड़े, हम डॉलर से खरीद लेंगे। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास रुपए हैं। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डॉलर बिकॉज किसी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। हमारे पास खाने का पैसा नहीं, हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? जब तक कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा कोई डॉलर इनकमिंग ही नहीं थी। सो दैट वाज द थिंग, इसलिए हम इस तरह के किसी फूड प्रोग्राम से डिपेंडेंट थे। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉलर है तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी चीज़ की। बहुत कम, बहुत ही कम था। सो देन उसके बाद फिर 1965 में भी आ रहा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने सब बंद किया, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया। तो एक लाइन में लिख दो, इंडिया फोकस्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965।
ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965। उस समय बड़ा कठिन था। 1965 में अनदर वॉर हुई। अब बगल वाला भी देख रहा है इसके पास खाना भी नहीं है, यूएस के साथ रिलेशंस खराब हो गए। बगल वाले के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं यूएस के साथ, तो उसको लग रहा है मारने आऊंगा तो यूएस सपोर्ट करेगा मेरे को, और उसको लग रहा है कि चाइना भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि तब थोड़ा सा बॉन्ड हमें बन गया था चाइना और पाकिस्तान का। ऑब्वियसली चाइना और इंडिया का तब जस्ट वॉर खत्म हुई थी, तो बगल वाले को लग रहा है मैं भी मार दूंगा, चाइना ने मार रखा है तो। और हमारी वैसी फूड इनसिक्योरिटी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास। उनको लगा कि अभी भी हमारी मिलिट्री प्रेजेंस उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 62 में देखा हम एक्सपोज हो गया था, हमारी मिलिट्री जो कैपेसिटी थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। एंड हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉज देयर, बार बार सरकारें गिर रही थी, नेशनल लेवल पे सरकार दोबारा गिर रही थी। एंड फिर इन्फ्लेशन ये वो तो हमने अगले 30-40 साल तक देखा है। 1990s तक आर इकोनॉमिक कंडीशन वर नॉट गुड। तो 65 में फिर अगेन वॉर हुई। फिर 66 में एलिनो वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। वो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, एलिनो होता है तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस आती है। फिर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो गया था। फिर वही सेम थिंग, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हमारे पास किसी तरह का फूड सपोर्ट नहीं है, तो दिस टफ थिंग गोज ऑन। ये 1970-1980s तक चला, 80s तक तो सारा चला था। तो एक लाइन में इसको लिख लेते हैं, मल्टीपल वॉर्स, ड्राई कंडीशंस एंड वीक नेशनल लीडरशिप्स। Make the foreign policy formulation tough for the national leadership. Policy? Formulation tough for the national leadership. Foreign policy for Tough for. Made foreign policy formulation tough for national leadership. एंड एक और जो सबसे बड़ा सरदर्द था कि चाइना हैज डेवलप्ड हिज न्यूक्लियर वेपन। 62 में चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, एंड चाइना एंड इंडिया हैज बीन फॉट इन द पास्ट। सो फिर एक सरदर्द हमेशा बना रहता है कि इफ देयर इज नेबरिंग कंट्री एंड उसकी मिलिट्री माइट में दे हैव एक ब्रह्मास्त्र जैसा हमारे पास नहीं है, तो एक वो मिलिट्री इम्बैलेंस हमेशा रहेगा। तो उसके लिए बैक ऑफ द माइंड हमेशा था कि वी हैव टू डेवलप आवर न्यूक्लियर वेपन, वरना इस तरह का ये बॉर्डर ये इतना बड़ा इंडिफरेंस है, दैट विल ऑलवेज प्रोट्रूड इनटू समथिंग एल्स। एक अपर हैंड हमेशा रहेगा सामने वाले का, तो एक बार्गेनिंग टेबल पे हमेशा उसका थोड़ा चौड़ा होकर बैठेगा वो कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। सो एक बैलेंस बार्गेनिंग के लिए वी ऑलवेज हैव बैक ऑफ द माइंड, इस जमाने में भी जब खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो वी स्टार्टेड अ न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। और 1974 में हमने इतनी टफ कंडीशंस में भी हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया पहला। सो एक लाइन में लिख देते हैं, इंडिया सैंक्शन फॉर इट्स सब टेरेन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट। India sanctioned for subterranean nuclear explosion project. Subterranean nuclear explosion project 1974 में वो फाइनली हमने किया था। That led to huge international criticism and sanctions. That led to huge international criticism and sanctions. Both USA and China was very furious. चाइना तो क्योंकि हमारा पड़ोसी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा तो फिर वो डायनेमिक्स ही चेंज हो जाएंगे रीजनल लेवल पे। उसको तो लग रहा है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, आई विल बी द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कंप्लीट एशिया। ऊपर तो रशिया देखेगा, बाकी पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया मैं देख लूंगा। एंड वो देख रहा है कि बगल वाला भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ही वाज वेरी फ्यूरियस। एंड यूएसए वाज अ वेरी, मतलब पाकिस्तान वाज अ वेरी कोर अलाय ऑफ यूएसए, एंड यूएसए एंड इंडिया के रिलेशन बहुत ही बेकार थे उस समय। वो कौन सा फिल्म स्टार था वो, रीगन, डोनाल्ड रीगन वाज दिस, वो प्रेसिडेंट था वहाँ पे। ही वाज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया। वो पहले हॉलीवुड का स्टार था बहुत बड़ा, देन ही बिकेम अ प्रेसिडेंट। ही वाज अ कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट, ट्रम्प की तरह नहीं था वो। ही वाज अ कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट बट ही वाज वेरी एंटी इंडिया। तो उन्होंने, दे वाज वेरी वेरी फ्यूरियस कि इंडिया आप कैसे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। एंड कल हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने फिर एनएसजी बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज एक्सक्लूसिवली मेड टू इंश्योर कि इंडिया जो है फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट ना करे।
तो एक लाइन मगर इफ यू वांट टू राइट दिस ब्रैकेट में लिख लेना, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप was created to ensure countries do not develop further nuclear weapons. Countries do not develop further nuclear weapons. एनएसजी का लॉजिक ये है, मतलब इफ यू वांट टू सप्लाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बम कोई नहीं देता किसी को, इफ यू वांट टू सप्लाई सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड यूरेनियम, द रॉ मटेरियल फॉर दिस न्यूक्लियर एनर्जी, वो उसी के साथ कर सकते हो, दो ज्यादा मेंबर ऑफ एनएसजी। ये इंटरनेशनल ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन बॉडी है, ये आप समझ सकते हो, रेगुलेटिंग बॉडी है अगर एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। एंड ओनली द कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ दिस थिंग, दे आर ओनली अलाउड इंटरनेशनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। और ऑब्वियसली उसमें इंडिया मेंबर नहीं बनाया फिर कभी, क्योंकि हमने तो न्यूक्लियर बम बना लिया था। एंड देन नेक्स्ट फिर 1970 तक आते आते वही बांग्लादेश की हालत खराब होने लगी, तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू, वी साइंड अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, मिलिट्री पैक्ट विद रशिया, सोवियत यूनियन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि कल को अगर इफ समथिंग बैड हैपेंड इन ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया में, ईस्ट बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में समथिंग हैपन, तो एक आप यू विल बी सपोर्टिंग अस मिलिटरीली। सबसे पहले हमने फिर वो किया 1970 में। उतने स्ट्रांग नहीं थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे। देन देयर वाज ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद USSR, peace, friendship and cooperation with USSR, 1971. उसके बाद से बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वी वर अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ USSR। उसके बाद अगर कुछ हुआ तो USSR वाज सपोर्टिंग अस, थॉरली ही वाज सपोर्टिंग अस। फिर 1971 में इंडिया डिसमेंबर्ड पाकिस्तान, दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, इंडिया डिसमेंबर्ड पाकिस्तान। established its military might in South Asia. Established its military might in South Asia. बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन हो गई थी उसमें। हमने बोला था वो उन्होंने पूरा अपना जो न्यूक्लियर सबमरीन थी वो वहाँ पे उन्होंने लोकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो सोवियत यूनियन ने भी फिर उन्होंने अपनी 13th फ्लीट भेज दी थी। 13th फ्लीट द लार्जेस्ट फ्लीट जो इंडियन ओशन में यूएसए की है। उन्होंने बे ऑफ बंगाल में भेज दी, वेरी वेरी नियर टू दिस चिट्टागोंग पोर्ट। चिट्टागोंग पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। उससे थोड़ा सा ही दूर है पूरा वेस्ट बंगाल। कि इफ समथिंग विल हैपन, अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो विल बी मोबिलाइजिंग आर न्यूक्लियर फ्लीट। तो फिर सोवियत यूनियन ने भी रिस्पॉन्स दे रीलोकेटेड देयर न्यूक्लियर फ्लीट। उन्होंने भी चिट्टागोंग में भेज, उन्होंने मोंगला में भेज दी। मोंगला इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। क्रिकेट वाले देखते होंगे चिट्टागोंग में बहुत बड़ा स्टेडियम है, मोंगला में भी स्टेडियम बना हुआ है अब तो मोंगला में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फ्लीट भेज दी थी। बहुत फिर इट्स वेरी प्रेशर और टेंस सिचुएशन थी। हाँ, आमने सामने आ गए थे दोनों न्यूक्लियर। फिर हमने भी हमारी वो अब तो उस पर फिल्में भी बना रही है ना, राजी वाजी जो फिल्में बना रखी हैं, गाजियट। तो फिर हमने भी अपनी न्यूक्लियर तो क्या ही थी, हमने भी अपनी सबमरीन भेज दी थी। तो इट वाज अ टेंस सिचुएशन एट पीरियड ऑफ टाइम। वो कि दोबारा कोई न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो। हमारे पास सोवियत था इसलिए हम चौड़े हो रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। एक बार न्यूक्लियर एस्केलेशन हो रखा है 50s में, फिर नहीं होगा कोई चांस। बट फिर हमने बोला कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए। हमने यहाँ पे मिलिट्री भी दिखा दिया कि वी हैव अ मिलिट्री सुपीरियरिटी इन साउथ एशिया। बट स्टिल हमारा कोई एक डोमिनेंट रोल नहीं आया साउथ एशिया में, प्राइमरीली बिकॉज हमारी कोई इकोनॉमिक माइटी नहीं थी। हिंदू ग्रोथ रेट वाज देयर, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हमारे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ करते थे, हमारे खाने के लाले पड़े थे। सो हमने किसी तरह का एक लीडरशिप पोजीशन नहीं ले पाया उस जमाने में। मतलब कोई सुनता ही नहीं था हमारी बात। लीडरशिप पोजीशन तो बहुत दूर की बात है, प्राइमरीली बिकॉज हमारे इकोनॉमिक लिमिटेशंस होते हैं। एक लाइन में इसको लिख लेते हैं। बट स्टिल
डिस्पाइट ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट and 71 war, despite of nuclear test in 71 war, we could not able to increase our stature in South Asia. Stature in South Asia because of economic limitations. Increase our stature in South Asia because of economic limitations. बहुत सारी कहानियां 71 के टाइम। एक बड़ी फनी सी फनी तो क्या ही है इसमें। सो हुआ क्या कि 71 के बाद वी हैव आवर शिमला एग्रीमेंट। वो आपको पता होगा ना, वहाँ का जनरल आया था इंदिरा गांधी, दे सैट ऑन दिस टेबल, और फिर उन्होंने नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है। शिमला एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान ने फिर जो भी उनके मतभेद थे उसके लिए वी हैव दिस एग्रीमेंट। अब देखो हम टेबल पे डिस्कशन किस तरह हो रहा है। वी हैव 14 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वी हैव 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। उनकी आधी आर्मी हमारे पास बैठी है और उस तरह हम टेबल पे बार्गेन करने बैठे हैं। यू कैन इमेजिन टेबल पे बार्गेनिंग पावर का डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और हमको उसमें एक इशू था हमारा उस जमाने में, बस एक इशू था, कश्मीर में तुम वापस कर दो, हमारा कश्मीर हमारा, हमारे पास ट्रीटी ऑफ एक्सेशन वी हैव ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। आप इलीगली आए हो, वी वांट आवर कश्मीर बैक। वो हो जाता तो उसका तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। और इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर थी। हम तो कह रहे हैं साउथ एशिया का में लीडर बनना है। ट्रीटी साइन क्या हुई शिमला एग्रीमेंट में, एक जैसे ये पाकिस्तान, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। सो इतना आप मान सकते हो, दिस इज़ द पार्ट जहाँ से पाकिस्तानी ये ट्राइबल या फिर पाकिस्तानी आर्मी आके उन्होंने यहाँ पे सेटल कर लिया था। ये वो लाइन है, यहाँ से ये जो है ये वाला एक्साइचिन है और ये वाला शाक्सकम वैली है और ये अलग है। दिस इज़ आज़ाद कश्मीर। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 30-40% जम्मू कश्मीर बचा, बाकी सारा जा चुका है। तो हमको करना क्या था, हमको ये वाला पार्ट वापस लेना था। आज़ाद कश्मीर आज भी पाकिस्तान कंट्रोल नहीं है, ये वाला पाकिस्तान कंट्रोल है, जो बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद वो सारा बोलते हैं। सो हमको ये वाला पार्ट वापस लेना था। एंड वी एक्सेप्टेड दिस लाइन, वी रिकॉग्नाइज दिस लाइन एज LOC। जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वो हमने वहाँ रिकॉग्नाइज कर ली। उससे पहले वी हैव नेवर रिकॉग्नाइज कि कोई LOC कुछ है। हम सीधा बोलते थे यहाँ तक है, ये पूरा हमारा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। 71 में वो बार्गेनिंग पावर के साथ वी रिकॉग्नाइज यहाँ तक हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ये डिस्प्यूटेड लैंड है। उससे पहले नेवर वी हैव एवर एक्सेप्टेड दिस लाइन, और हमने कभी नहीं बोला था कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। शिमला एग्रीमेंट में उस बार्गेनिंग टेबल पे हमने ये जाके रिकॉग्नाइज करा है। हाँ, इसके लिए बहुत गाली पड़ी थी, बहुत ज़्यादा गाली पड़ी, तभी वो सरकार वो हार गई, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमेजिन एक लीडर है जिसने 14 दिन में ऐसा कुछ फ्लीट करके दिखा दिया, वो चुनाव हार जाए। नहीं, उसमें और बहुत कहानी है, वो सब कहाँ डिस्कस करें, छोड़ो। तो दिस वाज, आज की सरकार तो कुछ ज़्यादा ही वो है, मतलब ये कुछ वैसे वाले हैं। मेजोरिटी उस जमाने में भी थी, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी इन्हीं की है। जो कोएलिशन में रहते हैं वो दब के रहते हैं, मेजोरिटी वाले नहीं डरते किसी से। हाँ, इसी में तो लगा था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था, तभी तो इमरजेंसी लगा के सब काम करना पड़ा उनको। सो शी लॉस्ट इलेक्शन इवन डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने ऐसा एक मिलिट्री चमत्कार करके दिखा दिया। सो यू कैन इमेजिन हमारी कोई साउथ एशिया में ऐसी धाक वाक नहीं थी, हम ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए। हाँ, हमारा कुछ प्रेजेंस नहीं था। इकोनॉमी का आप समझ सकते हो, हमारा खाने का पैसा भी नहीं था। वी डू नॉट हैव फॉरेन एक्सचेंज कि हम एक महीने का भी इंपोर्ट हम बैलेंस कर पाएँ। वो होता है ना कि आज वो हैंड टू माउथ वाला है, आज 2 रुपये आएंगे खाएंगे, कल 2 रुपये आएंगे फिर कल का खाएंगे। सो दैट वाज द फैक्ट। हमारा साउथ एशिया में लीडरशिप तो दूर की बात है, दिस वाज द, मतलब इतना बड़ा ब्लंडर हम करके आ गए। उसका और भी कहानी है। अगले दिन हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ उनको वापस दे दिए। एंड अब सारे दे दिए, सारे के सारे दे दिए। और आज तक यू मस्ट हैव रेड इन न्यूज़पेपर और समथिंग, आज तक आपको किसी का बच्चा मिल जाएगा, किसी के ये कोई भी मतलब उसका ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा, बोलेगा मेरा पापा आज तक वापस नहीं आया पाकिस्तान से। हमारे ऑलमोस्ट 4,000-5,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस वहाँ थे, आज तक वापस नहीं आए वो ना, सारे वापस नहीं आए। सो दिस वाज द काइंड ऑफ ब्लंडर जो उस जमाने में किया गया था, तो वो चुनाव ही हार गई वो। एंड इससे आपको मतलब क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं थी हमारी उस टाइम, हम कोई लीडर वीडर नहीं थे। हाँ, लिख क्या रहे थे हम, कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन। इकोनॉमिक लिमिटेशन वही सब, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एक्सपोर्ट परमिशंस नहीं थे हमारे पास, ग्रोथ रेट बिल्कुल हिंदू ग्रोथ रेट था हमारे पास, हमारे फॉरेन एक्सचेंज वाज वेरी लिमिटेड।
ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो हिंदू ग्रोथ रेट। हाँ कल भी लिखवाया था ये। एंड फिर उसके बाद हमने प्रॉमिस किया कि वील नेवर मेक न्यूक्लियर वेपन्स अगेन। अरे ये नाम भूल गया हूँ, MC मुनी था, PC वो कोई एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था इंडिया का ही, उन्होंने कहा किया था। जैसे वो है, वो कौन हमारा वो नोबेल जीते हैं, अमर्त्य सेन, से इज वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो दूसरा वो भी बहुत क्रिटिकल था, अमर्त्य सेन जैसा ही कोई था, वो बहुत गाली देता था सरकार को, उसने कॉइन किया था। अरे हिंदू ग्रोथ रेट मतलब कुछ नहीं है, अगले 30 साल तक 1950 से लेकर 1980 तक का ग्रोथ रेट वॉज 5-6%, 5% से भी कम रहता था। हाँ वो 4 से 5% रहता था, एंड इट वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन। बारिश नहीं आएगी तो रिसेशन हो जाता था। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ये हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी है, हिंदू इंसान बहुत स्लो होता है, हिंदू कुछ करना नहीं चाहता, खेती करता है, खेती करके खा लेगा। सो उन्होंने बोला कि बिकॉज हिंदू लैक द विगर, वो जोश वोश नहीं है, तो दैट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ नहीं प्रोपेगेंडा में नहीं फॉल करेंगे हम। फिर फाइनली हमारा थर्ड फेज आया 1990s टू प्रेजेंट। दिस इज प्रैग्मेटिक। हाँ आज तक 90s में तो बहुत वर्स पे आ गए थे ना, कि बस 2 वीक का वो करने से तभी फिर हमने पूरा सब चेंज कर दिया। हमें तो फॉरेन पॉलिसी देखना है, इकोनॉमी थोड़ी देख रहे हैं हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। सर जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो कब हुई थी? 1960। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी ना, नहीं, नेहरू के टाइम पे हुई थी। इंदिरा गांधी तो बहुत बाद में आई थी, 67 में आई थी शायद वो, 67 में आई थी वो। हाँ क्या कह रहे हो? शायद उन्होंने दोबारा कुछ किया था उसमें चेंज, आई थिंक वो होता रहता है, अभी भी चेंज की बात कर रहे हैं। अब तो हम बोल रहे हैं हम इसको हटा ही देंगे, जब पाकिस्तान में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे क्या फ्रॉड ट्रीटी है वो। अरे हम ही नुकसान में भाई, वो आइडियलिज्म वाले टाइम कर रखी है हमने, जो आइडियलिज्म दिखाया उसमें हमने जान दे देंगे हम। हाँ सो इसमें हुआ क्या, हमने डिस्कस किया था 1990 में सबसे पहले USSR वाज डिसइंटीग्रेटेड। 1989-1990 में USSR टूट गया। दुनिया में हमारा एक दोस्त था, वो भी मर गया। उस जमाने में हमारा ऑलमोस्ट 50% ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड वाज विद USSR। ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल द इनकमिंग डॉलर दैट वी आर अर्निंग वर कमिंग फ्रॉम USSR। वेपन्स तो खैर आज भी वहीं से लेते हैं हम। सो हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक अलाय था वो खत्म हो गया। एंड सेकेंड थिंग, गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई। 1990 में इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया, बुश ने इराक को इन्वेड कर दिया। फिर इराक से फिर ईरान में भी इंस्टेबिलिटी हो गई, फिर UAE में भी इंस्टेबिलिटी हो गई। एंड वी हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो उस जमाने में वहाँ रहा करते थे। 1990 में हमारा डायस्पोरा स्ट्रॉन्ग था, तो फिर हमको जब रातों रात तो सारा डायस्पोरा वापस लाना पड़ा। और वेस्ट एशिया में लड़ाई होगी तो सबसे पहली चीज़ होगी क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो गया। एंड थर्ड थिंग, जो थोड़ा बहुत और बाकी 1-2 रुपये का डॉलर हमारा आता था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम दिस रेमिटांसेस। हमारा जो इंसानी वापस आ गया तो हमारा रेमिटांस भी बंद हो गया। सो गल्फ वॉर 1 की वजह से हाँ ये लिफ्ट किए थे, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ। वी हैव टू brought our diaspora back, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था क्योंकि रेमिटांसेस कम हो गया। एंड थर्ड थिंग जो वहां पे हुई कि USA अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। हाँ गल्फ वॉर 1। हाँ एक और हुई थी, ये बाप बुश है, इसका बेटा बुश आया था। बेटा बुश ने दोबारा सीरिया पे अटैक कर दिया, सीरिया और इराक पे। वो 2001 में हुआ था, इसके 10 साल बाद। नहीं बाकी बाद में किसी ने नहीं किया सब। ओबामा ने किस पे हमला किया यार? ओबामा को 20 प्राइज दे रखा है इन लोगों ने। हाँ।
और जब यूएसए बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर तो नाम वैम का तो रेलेवेंसी खत्म हो गया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम नाम पे जी रहे थे। Lost in Lost relevance. तब से लेके आज तक हम नाम को भूल चुके हैं। हर साल नाम का समिट होता होगा, आपने कभी अखबार में फर्स्ट मिनट में पढ़ा ही नहीं होगा, नाम का समिट भी होता है। हाँ, हर साल होता है, अभी भी होता है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी से नाम जाना छोड़ दिया, कभी वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट भी रेल जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे या फिर एमईए जाते हैं हमारे। तो नाम में हमने उतना फोकस करना छोड़ दिया अब। अगर नाम हो तो अभी क्या होता होगा? क्या मतलब अब क्या चीज होती है? अभी पीपल आर डिस्कसिंग कि नाम का नया रेलेवेंस क्या हो सकता है। अभी तो एक हम बोल रहे हैं कि एक ये दोबारा जो टर्मोइल और एवरीथिंग, पहले तो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, अभी मल्टीपोलर पॉलिटिक्स हो गई है। तो इसमें हाउ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रीस्ट्रेंथन कर सकें, नाम अब इस पे फोकस करता है। कर तो कुछ भी नहीं सकता, बात करके घर चले जाते हैं सब अपने। बट जो आजकल का एजेंडा वो ये है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कैसे स्ट्रेंथन कर सकें और एक रिप्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सकें। वही 2-4 लोग हैं, वही चलाते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन। पहले यूएस चलाता था, वेस्टर्न बायस वाज एक्सट्रीमली ट्रू, अब पैसा दे दे के सब चाइना ने ले रखा है। चाइना हैज लीडरशिप इन 12 आउट ऑफ 14 यूनाइटेड नेशन बॉडीज। आपने तो सिर्फ WHO सुना होगा कि उसमें चाइना ने अपना आदमी बिठा रखा है, बाकी ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड है जो आपने सुने नहीं होंगे। जैसे एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो बताएगा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ये 5G 6G जो होता है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में किस तरह की हम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अलाउ कर सकते हैं। वो बताएगा कि जैसे हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, उस पर ज़्यादा भीड़ ना हो। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ कंट्रीज को स्पेसिफिक जगह पे लगाना अलाउड है, वरना तो सारे कंट्रीज अपना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ठूस देंगे तो भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो उसका भी सारा डिक्टेशन ITU करता है। ITU इज ये चाइनीज गवर्नमेंट का ही पार्ट मान लो आप। तो अब तो पूरा चाइना ने पकड़ रखा है। तो नाम का रेलेवेंस बड़ा अच्छा है, उन्होंने सवाल पूछा तो वो आजकल ये है एक मॉरल कंपस की तरह वो एक्ट कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि हम कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं सब कुछ। जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, हमने उसको ज्यादा रिलेवेंसी दे दी है। उसको ज्यादा रिलेवेंसी दी है ना, तो नाम ग्लोबल साउथ ही है यार, यूरोप की कंट्री थोड़ी बैठी है नाम में। नाम में सब गरीब लोग ही हैं। सो ये था, इस वजह से हमने रातों रात 1991 में वी वर फोर्स्ड टू ओपन आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी तो हो गया ना, आप बताइए क्या क्या किया था हमने, फटाफट 1 मिनट में बता दीजिए। हाँ, अरे ये सब नहीं किया क्या था? मतलब जो बैंक्स नेशनलाइज थे उनको प्राइवेट कर दिया था। कौन सा बैंक प्राइवेट किया हमने? प्राइवेट आज तक कोई बैंक नहीं किया यार। गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदे नहीं, ओपन इकोनॉमी होगी कैसे कैसे? कि अरे नेता वाली बातें मत करो यार। सब अच्छा कर दिया, भला कर दिया, सब खुश हो गए। आप बोलिए एक्सचेंज रेट हमने ओपन कर दिया, जो पैक्ड एक्सचेंज रेट था। फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि हमने एक्सचेंज रेट जो है मार्केट लिंक कर दिया। और उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मौका दिया। कैसे? मतलब PSUs थोड़े कम खरीदे, होल्डिंग वगैरह। प्राइवेट मतलब PSUs के शेयर्स बेच दिए? हाँ, शायद नहीं, तब नहीं बेचे थे। धीरे धीरे किया था एक साथ। हाँ, नहीं तो रातों रात चेंज किया ना। तो रातों रात क्या बदला? FDI, गुड, जोर से बोलो। हमने FDI अलाउ कर दिया कि इंडियन कंपनी है, अगर कोई विदेशी को आके शेयर्स खरीदना, आप खरीद लो। आपको कोलैबोरेशन करना है किसी विदेशी कंपनी के साथ, यू कैन डू दिस थिंग। वो दैट्स अ वेरी बिग डील। हमने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी FDI खोल दी। और क्या किया हमने यार? ये सब तो आप बता सकते हो, मेरे को लगा क्या लिखाऊंगा मैं। इस साल पेपर देने वाले लोग बताएं। एक पॉइंट बताया, फॉरेन एक्सचेंज हमने जो है मार्केट लिंक कर दिया था। अरे हमने सब खोल दिया, सब। इससे पहले क्या होता था, गेहूं का जो प्राइस है वो भी PSU बताएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी एट व्हाट प्राइस द व्हीट विल बी सोल्ड एट, व्हाट प्राइस द शुगर विल बी सोल्ड एट। इस लेवल तक हमारा सब कुछ रेगुलेटेड था। वी हैव कंप्लीटली ओपन आवर इकोनॉमी। रेगुलेशन होता था कि डिसेंट्रलाइज तो नहीं गया था, डीरेगुलेशन बोलते हैं। वी हैव डीरेगुलेटेड एवरी सेक्टर। पहले होता था लाइसेंसिंग वाला, सारा लाइसेंसिंग बंद कर दिया, सारी लाइसेंसिंग।
मतलब आप आइए, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस के हिसाब, मतलब ये मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से आपका प्राइस डिटरमाइन होगा, सब कुछ वैसे से डिटरमाइन होगा। सारा लाइसेंसिंग बंद कर दी, सारी रेगुलेशन बंद कर दी। रेगुलेशन मतलब यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, देन यू कैन ओपन अप समथिंग। अब वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट किसी को परमिशन नहीं देती, लाइसेंस राज जिसको बोलते थे, हमने सारा बंद कर दिया। हमने ये मार्केट कंपटीशन एक्ट हुआ करते थे हमारे, MTPR, मार्केट रेगुलेशन प्रोटेक्शन एक्ट होते थे। उसमें ये था कि इफ़ यू हैव 25% ऑफ मार्केट शेयर और उससे ज़्यादा है या फिर 12.5% से ज़्यादा है तो उसको भी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। उसके डायरेक्टर में गवर्नमेंट बैठेगा, ऑडिट भी गवर्नमेंट करेगा, सब गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट मतलब बिजनेस से बाहर आ गई। हाँ, सारा बंद कर दिया हमने, डीरेगुलेट कर दिया सारा मार्केट, ये MTPR भी हटा दिया हमने, FDIs ओपन कर दिए हमने, लाइसेंसिंग बंद कर दी। फिर बैंकिंग की बात कर रहे थे तो पहली बार हमने प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग अलाउ करी। बेचा कुछ नहीं भाई, बेच कुछ नहीं रहे हम। तो उसके बाद फिर ये ICICI और ये सारे बैंक्स बनने स्टार्ट हुए। उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग स्टार्ट हुई। मर्चेंट बैंकिंग मतलब ये जो कंसल्टेशन वाला काम होता है, ये सारा उसके बाद स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने कुछ ये थे रिस्ट्रिक्टेड वो हुआ करते थे, कुछ नहीं, देवर 90 डिफरेंट इंडस्ट्री देवर रिस्ट्रिक्टेड, सारे हटा दिए। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ओनली गवर्नमेंट कैन डू बिजनेस ओवर देयर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी गवर्नमेंट कर सकती है, हमने सारा हटा दिया। सोना भी सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट कर दी थी, सब हटा दिया, सारा रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। एनी प्राइवेट सेक्टर कैन डू दिस थिंग। अभी सिर्फ तीन चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं कि ओनली गवर्नमेंट इज अलाउड टू डू दैट थिंग। कौन सी हैं? डिफेंस होगा। डिफेंस में भी बहुत, जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस है, 100% FDI है डिफेंस में आज के ज़माने में। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इज देयर एंड न्यूक्लियर को कोई नहीं छू सकता आज के ज़माने में भी, इट्स कम्प्लीटली रेगुलेटेड। और तीसरा नहीं, अरे स्पेस में क्या बात कर रहे हो यार, करेंसी। स्पेस में तुम स्टार्टअप खोल दो, कोई नहीं रोक रहा हो। हाँ, करेंसी क्या यार, वो प्राइवेट सेक्टर थोड़ी करेंसी छापेगा, वो किसी देश में नहीं होता। और थर्ड इज वेरी फनी, रेलवे ऑपरेशन ये पता नहीं क्यों है, बट रेलवे ऑपरेशन सिर्फ सरकार करेगी, बाकी सब कर सकते हो। आपको अगर स्टेशन बनाना है, यू कैन मेक द स्टेशन, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो सब कर सकते हो, लेकिन पटरी पे ट्रेन सिर्फ सरकार चलाएगी। केटरिंग भी आप कर सकते हो, मेंटेनेंस, ये वो, लॉजिस्टिक, ओवरऑल सब कर सकते हो आप, पटरी पे ट्रेन नहीं चलाओगे। ये 3 सेक्टर रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी सब खोल दिया। टोबैको, अल्कोहल नहीं बिकता था पहले, टोबैको, अल्कोहल, ये वो, एवरीथिंग वाज ओपनड अप। हमने अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम चेंज किया, वो नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन से। हमने अपना टैक्सेशन सिस्टम चेंज किया। पहले टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स 40%, कौन आएगा बैंक करने 40% पे? चेलिया कमेटी वाज देयर, हमने पूरा टैक्सेशन सिस्टम भी चेंज किया। फिर हमने पूरा अपना ये जो FDI रेजिम था, पूरा MTPR हटाया, लाइसेंसिंग एक्ट भी सारे हटा दिए। ये सब 6 महीने में किया हमने। और हमने जो ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर तो हो, डॉलर नहीं होगा तो कहाँ से इंपोर्ट करोगे? डॉलर आप दोगे तभी तो आप विदेश से कुछ खरीद सकते हो। सो हमने पहले ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था, FERA करके बोलते थे, तो हमने वो FERA एक्ट भी हटा दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपको डॉलर रखना भी जैसा होता क्रिमिनल ऑफेंस, हमने वो हटा दिया। हमने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लिया है, करंट अकाउंट तो पूरा कन्वर्टेबल कर दिया हमने। अब वो नहीं समझाएंगे यार करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। करंट अकाउंट वाज कंप्लीटली कन्वर्टेबल एंड कैपिटल अकाउंट भी कन्वर्टेबल कर दिया। और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी हटा दिया। अब आप डॉलर लेके घूमे, कोई नहीं टोकेगा आपको। ये रातों रात किया है, ये सारा हमने 6 महीने के अंदर किया था। हाँ, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले RBI गवर्नर थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। ये सब हमने किया एंड दिस वाज फोर्सफुली डन बाय अस बिकॉज USA ने बहुत पुश किया था इसको। वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। और भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थे। इन्फ्लेशन हमको नीचे लाना था, पहली रिस्ट्रिक्शन हमारी ये थी। सेकंड रिस्ट्रिक्शन, हमको फिस्कल डेफिसिट कम करने थे अपने। अब ये सब नहीं लिखा सकते यार, वो तो पूरा इकोनॉमी हो जाएगा फिर। 4% का टारगेट था। नहीं था, 4 नहीं था, 4 तो आज है। 4 के रखा था तब से। नहीं, 4 नहीं हुआ कभी। अचीव तो आज भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो महंगाई है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अभी 3 है वैसे, फिस्कल डेफिसिट, FRBM एक्ट है ना, 3% है। हाँ, सो एक लाइन में लिख लेते हैं, ये लिख लेना आपने, ये सारी कहाँ गया? द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी अंडर LPG, ओपनड अप इट्स इकोनॉमी अंडर LPG। इस पूरी चीज को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोल रहा था।
structural adjustment program. Opened up its economy under structural adjustment program. Imposed by World Bank and IMF under Washington Consensus. Under Washington Consensus. Under Washington Consensus. जैसे अगर कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि पहले कॉलोनाइजेशन था कि डायरेक्टली कोई आया मार पीट के आपको कॉलोनी बना दिया, ये सब इंपीरियलाइजेशन है. मतलब इनडायरेक्टली आपसे कोई ऐसे डायरेक्ट कोई मारने नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक या मिलिट्री थ्रेट नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन, दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर इकोनॉमिक पॉलिसी. इस तरह की चीज़ों से वॉशिंगटन कंसेंसस. पूरा डॉलर उन्हीं का मना कर देंगे. उन्होंने बोला हम आपको बेल आउट ही नहीं देंगे, आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी है, आपको सब कुछ खोलना, आपका मार्केट बहुत बड़ा है, हम आके आपका मार्केट एक्सप्लॉइट कर देंगे. करो क्या चाहिए? हाँ हाँ, दैट्स प्योर हार्ड पावर. हाँ, ऐसे फोर्स कर रहा है सामने वाला आके. न्यू कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म बोल सकते हो. और दूसरा वो आजकल आईपीआर के थ्रू ये सब कर रहे हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे आर यूजिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि एक तो वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल एनजीओ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो सारे इकोनॉमिक ओपन अप करके अपना सारा डॉलर बेस्ड इकोनॉमी चला के, एंड बाकी वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो उनका इंटेलेक्चुअल माइट है वो आईपीआर के थ्रू एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. आईपीआर इतना ज़्यादा बायस्ड है, आपने इकोनॉमी पढ़ाओगे, इट्स एक्सट्रीमली बायस्ड. मतलब बिल्कुल एक तरफा लेके बैठे हैं वो, सामने वाले को नहीं देख रही है जो डेवलपिंग कंट्री है. 20 साल, फिर 20 साल का देखो और 20 साल, फिर 20 साल का देखो और 20 साल. इंसुलिन पे नहीं कर रहा, इंसुलिन पे कर ही नहीं सकते हो. अभी पढ़ा था ना साइंस, वो 20 साल का बढ़ा देते हैं इंसुलिन ड्रग पे नहीं, इंसुलिन ड्रग पे पेटेंट इंडिया देगा ही नहीं. एक तो पेटेंट कंट्री वाइज होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट पेटेंट देगा. हमने एक्सप्लिसिटली पेटेंट एक्ट में लिख रखा है ना, किसी तरह का ये बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को नहीं देंगे हम. आप इंसुलिन बोल रहे हो, कल को फॉलिकल को भी फिर पेटेंट करा देंगे, वो तो मुश्किल है. राइट. सो ये इस तरह की चीजें यू कैन राइट इन योर इंपीरियलिज्म. इनडायरेक्टली आजकल इस तरह वो रेगुलेट करते हैं चीजों को. देन नेक्स्ट फिर हमने पूरा अपना फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट किया एंड वी हैव आवर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसए. इससे पहले हम यूएसए को देखते भी नहीं थे. सो हमने यूएसए के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड टू मेक रिलेशन विद एलाइज ऑफ यूएसए. रातों रात वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया. उससे पहले साउथ ईस्ट एशिया इंडिया का ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था. आज के ज़माने में इंडिया, अभी हम जब देखेंगे तो देखेंगे इंडिया इज पंचिंग वे अबव इट्स वेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया. ज़बरदस्त रिलेशन है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में. एंड साउथ ईस्ट एशिया इज अ कोर एलाय ऑफ यूएसए. हमने 1990s के बाद से वहाँ पे दौड़ना शुरू किया. एंड सेकंड वाज इजराइल. इजराइल इज अ एक्सट्रीमली कोर एलाय ऑफ यूएसए. वहाँ पे ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ. ओस्लो अकॉर्ड ने एक्सेप्ट किया कि मतलब ये फलस्तीन का अलग है, गाजा का अलग है, और उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी. ओस्लो अकॉर्ड साइन बाय इजिप्ट, यूएई और बहरीन, इन्होंने साइन किया था, और इजराइल ने ऑब्वियसली, सऊदी ने नहीं साइन कर रखा वो. तो ओस्लो अकॉर्ड ने एक रिकग्निशन दी इजराइल को. उससे पहले वो इजराइल को कुछ समझते ही नहीं थे. जब ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ उसके बाद हमने इजराइल के साथ रिश्ते बनाए. जितना अरब को फलस्तीन से फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा हमको फर्क पड़ता है. उनको नहीं फर्क पड़ रहा वहाँ फलस्तीन में क्या हो रहा नहीं हो रहा. हमको ज़्यादा ही थे पहले फलस्तीन के लिए. अब जाके हमने पूरा डिहाइफनेट कर रखा है. हमने अब स्टैब्लिश किया कि इजराइल इज़ अ डिफरेंट थिंग, फलस्तीन इज़ अ डिफरेंट थिंग. मोदी जी जाते हैं फलस्तीन जाते हैं, फिर इजराइल नहीं जाते, और जब इजराइल जाते हैं तो फलस्तीन नहीं जाते. हमने स्टैब्लिश कर दिया कि हम दोनों को डिफरेंटली देखेंगे. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी. सो एक एक शब्द में ये सब लिख लेते हैं. वी extended our relations with USA and its core allies extended our relation with USA and its core ally The next point, we launch Look East policy.
look east policy to improve our relation with Southeast Asia. And look west policy. नाम बड़े फनी है, look east, look west. And look west policy for West Asian region. For West Asian region. अभी तो एक्ट टेस्ट करके बोलते हैं ना। हाँ 2014 में फिर बदला इसको। वो नाम बदलने में तो मोदी जी एक सब उस्ताद हैं, तो उन्होंने बोला हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम करेंगे। तो लोकिस्ट नहीं, वो एक्टिस्ट किया उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन द वेक ऑफ ओस्लो अकॉर्ड, ओस्लो शायद पता नहीं कौन से देश में, ये भी शहर है कोई, शायद नॉर्वे में, नॉर्वे या स्वीडन में कहीं है ये। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है क्या? होगा। इन द वेक ऑफ ओस्लो अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, India upgraded its diplomatic relation with Israel to ambassadorial level. एंड अभी तक इस पॉइंट तक भी इंडिया का वी डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। हमने टेस्ट किया बट अभी भी वो प्रोटोटाइप था, प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन नहीं था। ये सब करने के बाद भी वी हैव दिस, हमारा पॉलिटिकल विल पावर वाज देयर, सो हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट में हमने कागजों में लिख के दिया था विल नेवर डू एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग अगेन। फिर भी हमने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में। 1998 में देयर वाज अ सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। फिर उसके बाद 1998 में वी बिकेम दिस डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उसके बाद भी वी वर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आवर दिस थिंग फॉरेन पॉलिसी, हमने शिफ्ट नहीं किया किसी तरह से। एंड गिवन द फैक्ट कि हमारी अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये वो बहुत ज़्यादा थी, तो वी वर एबल टू मैनेज एवरीथिंग। 1970 में तो बुरी हालत हो गई थी, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। वैसे ही कोई ट्रेड हो नहीं रहा, जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी बंद हो गया क्योंकि सैंक्शन इतने तगड़े लग गए थे। सो नेक्स्ट इसमें वी कंडक्टेड ऑपरेशन शक्ति इन 1998। Securing threat from China, conducted Operation Shakti in 1998, securing threat from China. And was able to circumvent the sanctions. And came to Civil Nuclear Agreement of 2005. India USA Civil Nuclear Agreement of 2005. Civil nuclear Agreement of 2005. राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक देश को पकड़ना। तो दिस वाज आवर कंप्लीट एवोल्यूशन हाउ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैव बीन इवॉल्व। और कंटेम्प्रेरी लेवल पर अगर अब हम देखें तो अब तो इंडिया हैज नाउ बीन टेकन अ सीट एज दिस लीडर और रिप्रेजेंटेटर ऑफ ग्लोबल साउथ। पूरा गरीबों को हम ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी आर प्रोक्लेमिंग कि वी हैव इकोनॉमिक माइट, वी हैव नॉट टेक्नोलॉजिकल माइट ऑल्सो, वी हैव मिलिट्री माइट ऑल्सो। सो वी वॉन्ट आवर स्पेस एट द हाई टेबल्स।
हर तरह के हाई टेबल में वी वांट आवर स्पेस, और हम हर तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सीइंग, हम हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वी आर चेकिंग इंटरनेशनल बॉडीज को किस तरह हम चेंज कर सकें। चेंज नहीं भी कर सकें तो ये जिस तरह का इसमें बायसनेस हो रखी है, जिस तरीके से यूएसए का या डॉलर बीन वो है, हम उसको कैसे चैलेंज कर सकें। हम ब्रिक्स पे अपनी करेंसी बनाने को भी तैयार हैं, हम ब्रिक्स में एक ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं, और किसी भी तरीके से हम, वैसे नहीं हो रहा तो हम देख रहे हैं किसी तरीके से हम स्विफ्ट से बाहर आ जाएं, कि हम रशिया के साथ रूबल में ट्रेड कर लें, यूए के साथ उनके दिरहम में ट्रेड कर लें, सऊदी के साथ उनके रियाद में अपने ट्रेड कर लें, बायलैटरल ट्रेड हम उनकी लोकल करेंसीज में कर लें, ये डॉलर से हम बाहर आए किसी तरीके से। एंड सेम वी आर द वन दैट जैसे WTO है, WTO तो बिल्कुल बंद हो रखा है, पिछले 10 साल से WTO चल ही नहीं रहा। सो हम WTO में भी हर तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, इसको बंद करके दूसरा कुछ बनाते हैं। एक दो तो हमारा सक्सेस भी है, जब कोविड आया था तो उसमें हमने WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती थी, G20 की कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उसमें हमने बोला कि इसके पेटेंट्स अभी हम होल्ड करेंगे, वैक्सीन और जो बाकी के चीज़ें होती हैं जैसे PPE किट्स या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है इसके लिए, तो उस पर सारे जो पेटेंट है उसको भी हमने होल्ड किया था। तो इस पर भी हम ही चैंपियन थे, हम थे, सऊदी था, और हमारे वो बोलने के वजह से ही पूरी ग्लोबल साउथ के लिए बोल रहे थे अभी पेटेंट लगा दो सारे मर जाएंगे कोविड से, तो फिर वो पेटेंट होल्ड लिए थे 5 साल तक के लिए। यही सब लिख लिया करो, ये सब एग्जाम्पल्स में लिखने होते हैं। तो अभी का हमारी ये जो है सिर्फ कथा की तरह सुन रहे हो सर करके 2 दिन में सब भूल जाओगे आप। होल्ड पे रखा था हमने पेटेंट को, हमने WTO में नेगोशिएट किया था इसके लिए। हमने सिर्फ अपने होल्ड किए थे, दुनिया में हम थोड़ी ज़्यादा वैक्सीन बना रहे थे, दुनिया में जहाँ भी वैक्सीन बने उनके पेटेंट होल्ड पे रखे गए। और सेकेंड हमने बोला कि ग्लोबल साउथ को इंडिया रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट चेंज में, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में, हर चीज़ में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, फिर नेबरहुड, सबसे पहले सबसे फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा होता है कि नेबरहुड को कैसे हम बैलेंस कर सके। हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एक तो इंडिया इस तरीके से वी हैव ऑलमोस्ट कितना 15-16,000 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर्स विद डिफरेंट कंट्रीज, 7-8 देशों के साथ हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट, साइज, एरिया, उनकी पावर, मिलिट्री मैच जो औकात बोलते हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ जैसे यूरोप में तो सबके यूनिफॉर्म है, वेस्टर्न यूरोप में सब इन्फ्लुएंशियल है, ईस्टर्न यूरोप में सब मिडिल क्लास हैं। हमारे यहाँ कुछ बहुत ही ताकतवर हैं, कुछ बहुत ही एकदम नेपाल भूटान जैसे भी हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे भी जो अनस्टेबल है, म्यांमार भी अनस्टेबल हो रखा है। तो हमारे यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और हमारा तो बड़ा सिंपल सा है। इंडिया ऐसे एक बहुत बड़ा सा एक क्यूमुलेटिव सा रीजन है, वो तो आर्टिफिशियल लोग आए उन्होंने बॉर्डर बना दिया, वरना तो हम अभी आप देखोगे कराची की सड़कों में भी एकदम सेम है, हम रेशियली भी सेम है, हम कल्चरली भी सेम है। अब बोलने को दुश्मन है हम दोनों, बट वी आर सेम। सिमिलरली साउथ वाले लोग जो तमिलनाडु से बहुत क्लोज एफिनिटी रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैव अ वेरी, वो मंगोलियट उनकी रेस है, तो दे हैव अ वेरी क्लोज एफिनिटी टुवर्ड्स म्यांमार के लोगों के साथ और चाइनीज लोगों के साथ। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तो सेम ही है, उसमें सेम बंगाली है, सब कुछ सेम ही है। तो एक रीजनली हमारा पूरा एक सिंगल ये होमोजेनस यूनिट थी, आर्टिफिशियली इसमें सरहद बना दी कॉलोनी की वजह से। ऐसा हो ही नहीं सकता एक यूनिफॉर्म रीजन में बीच में एक ऐसी चमत्कारी सी लाइट है जो प्रॉस्पेरिटी, अगल बगल में सब गरीब है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि इंडिया आइसोलेशन में ग्रो करे और पूरा साउथ एशिया रीजन जो है पॉवर्टी में रहे। साउथ एशिया जो रीजन है वो अफ्रीका से ज़्यादा गरीब है, तो ये पता होना चाहिए। लोग बोलते हैं अफ्रीका में ज़्यादा गरीबी है, हाँ हमारे यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या पर कैपिटा वो अफ्रीका से बेकार है। अफ्रीका में तो कुछ कुछ देश है जो बहुत गरीब हैं, बाकी तो दे आर डूइंग गुड। नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इजिप्ट और ऊपर के जो दे आर डूइंग गुड। और पूरा अगर बाय नंबर्स ले लोगे तो हम पार हो जाएंगे, एब्सोल्यूट नंबर्स में तो हम पार कर देंगे सब कुछ कोई। हाँ, सो द थिंग इज कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक रीजन में जो एक यूनिफॉर्म रीजन है जिसमें कल्चर वल्चर सब होमोजेनस है, उसमें एक कोई देश है जो बहुत प्रॉस्परस है और अगल बगल वाले में आज भी पॉवर्टी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया के केस में तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज आवर बॉर्डर इज सो लॉन्ग, कुछ नहीं होगा तो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ जाएंगे, तो कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर तो यही है, उनके वहाँ इंस्टेबिलिटी है, उनके वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इंडिया इज द लैंड दैट इज प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। हर तरफ से आ रहे हैं, थोड़े दिन में पाकिस्तान से भी और आने लगेंगे, श्रीलंका से भी पीपल आर कमिंग ओवर हियर, नेपाल भूटान के साथ तो हमने ओपन बॉर्डर्स ही रख रखे हैं। सो द थिंग इज कि एक तो हमारा फ्यूचर इज इंटरट्वाइंड, सबसे बड़ा रीजन वाई वी नीड टू हैव अ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि बीच में हम ग्रो करें बाकी सब एकदम पॉवर्टी में जीते रहते हैं। एंड सेकेंड इज चैलेंजेस इतने इंटरट्वाइंड हम अकेले नहीं कर सकते।
टेररिज्म या फिर ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है या फिर क्रॉस बॉर्डर ये जो इंसर्जेंसी है या फिर नक्सलिज्म भी टू ग्रेट एक्सटेंट। सिक्योरिटी में देखेंगे इंसर्जेंसी बिना म्यांमार और बांग्लादेश को लिए हो ही नहीं सकती सॉल्व। वहां से मार के बांग्लादेश भाग जाएंगे वो यही करते हैं, वो फिर बांग्लादेश से वापस आएंगे फिर मार के भाग जाएंगे या फिर कहीं और से उनको हाँ वो भी बोल सकते हो कि अगर इस तरह यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा होगी, हमारी डेमोग्राफी इतनी बढ़िया है, सब यंग लोग रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट है, हम बीचों बीच हैं और हमारे दोनों साइड लार्जेस्ट ओपियम ग्रोइंग रीजन्स हैं। तो सब गांजा अफीम सब यहीं पे आता है, अभी भी आता है और ये बढ़ते ही चला जाएगा। और इससे फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी जनरेशन होगा। ब्लैक मनी से कोई चैरिटी तो करेगा नहीं, उससे बम ही खरीदेंगे सब लोग, तो इससे और इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। तो देर इज ऐसे कोई चांस ही नहीं है कि हम आइसोलेशन में ग्रो करें, अड़ोस पड़ोस वाले चले जाएं। एंड और उससे बड़ा एक पोटेंट रीजन इज क्लाइमेट चेंज। कुछ शेयर करते हो ना करते हो, हम हिमालय शेयर करते हैं एंड वी आर शेयरिंग दिस ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। अकेले हम हिमालय कंजर्व नहीं कर सकते और अपनी नदियाँ नहीं कंजर्व कर सकते, उसके लिए वी हैव टू हैव अ रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया बाकी को चलता है, यूएसए दोनों तरफ से दीवारें बना देगा, सब कुछ कर देगा, उसका काम चल जाएगा, हमारा नहीं चलेगा। सो वी हैव टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन आर दिस थिंग। दैट्स व्हाई हम नेबरहुड पे बहुत सबसे ज़्यादा फोकस हम नेबरहुड पे करते हैं। सरहदें पड़ोसी नहीं चेंज होते, दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार नहीं। सो इसमें लोगों ने डायलॉग मार रखे हैं, लिख लेते हैं, डायलॉग भी किया ही जा रहा है। रियल टेस्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी is handling relations with neighbors. Real test of foreign policy is handling relation with neighbors. ये मनमोहन सिंह जी ने बोला था। is handling relations with neighbors. Next is a nation's destiny is linked to its neighborhood. ये मोदी जी ने बोला था, इज लिंक टू इट्स नेबरहुड। ये सब नहीं लिखना होता मेंस में, ऐसे ही मजा आ रहा है तो लिख रहे हैं। ना ना ये सब मत लिखिएगा इंट्रो में, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन बहुत हाँ ऐसे में तो आपको जो लिखना है लिखिए, ऐसे इज एन ओपन एंडेड थिंग। जिनका PSIR वो आया नहीं वो लिखते हैं ये सब चीज़ें, हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भी PSIR है क्या? ओहो क्या पढ़ा अभी तक? क्लास स्टार्ट नहीं है, मैंने इसलिए मेरी तरफ देखता रहता है कि मैंने लेट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो IR तो पेपर 2 में आता है ना, तो पहुंचे नहीं होगे वहां तक, तो अच्छा बहाना है ना, वरना आपसे गाइडेंस लेते हम, आप हमको गाइड करते। तो अभी क्लास स्टार्ट जगह बार-बार देख लो मेरी तरफ। और हम रीजंस लिख रहे थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते, सेकंड है ट्रांस बाउंड्री चैलेंजेस आर देयर। हमने रीजन लिखा कि व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन नेबरहुड, वी कैन नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। कल्चरली होमोजेनस यूनिट है, क्या हो गया? किस चीज की रीजन? अच्छा व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन आवर नेबरहुड।
क्या? ड्रग ट्रैफिकिंग। मैंने भी दिखाई। अरे पूछ लो यार, ड्राई ट्रैफिकिंग मत लिखो यार। मैं ये सोच रही थी ये क्या होता है, आप पूछिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यही से होती है सर। अगर उसका नेबर्स अच्छा ह्यूमन ट्रैफिकिंग म्यांमार के साथ? ट्रैफिकिंग मतलब किसकी ट्रैफिकिंग? ह्यूमंस की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हर तरफ ही होती है। देश के अंदर ही इतने इंसान है, बाहर से क्या करेंगे ला बिहार से लड़के ले जाते हैं यार वहाँ हर तरफ। वैसे साइबर स्कैम्स में फंसा के ले जाते हैं। नहीं नहीं, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बोलते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली होता है इंसान को आप यहाँ से वहाँ ले जाओ प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बेगिंग के लिए, या फिर ऑर्गन्स निकाल दिया उनके उन चीज़ों के लिए। वो तो अलग स्कैम है। वो म्यांमार नहीं ले जाते, वो कंबोडिया लेके जाते हैं। कंबोडिया लाओस ले जाते हैं उनको। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता। उसको किसी वो तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रॉड है, इकोनॉमिक क्राइम्स है वो सारे। आप भी उल्टी साइड लिख रहे हो। लाइन ही कॉपी। नहीं सामने कोई दूसरा सब्जेक्ट है। अरे सब ऐसे काम चलाओ नोट्स ही बनाते हो। अच्छे नोट्स बनाए। मैं ये भी शायद नहीं। नहीं, वो कुमाऊं वाले उनको नहीं बोलो। रीजनलिज्म है यहाँ। यार देखो, नोट्स वोट्स बनाओ, सब कुछ आप लिख लो, 2 दिन लगेंगे, आप सारा भूल जाओगे। ये तो मैं गारंटी दे देता हूँ। क्या करें जिससे ना भूलें? लिख लो, सब लिख लो। जो लिखा होगा 2 महीने बाद वही है आपके पास जो बचा होगा। रिकॉर्डेड वीडियो तो कौन ही सुन रहा है, इतने तो आप मेहनती नहीं है। नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, वही आप रिवाइज करोगे। हाँ, तो फिर हम नेबरहुड में थे। नेबरहुड जब से बने तब से हर प्राइम मिनिस्टर हैव फोकस्ड ऑन दिस नेबरहुड। हम बस कंटेम्प्रेरी देखेंगे, पुराना जमाने वाला कोई नहीं पूछता, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गुजराल जी आए थे, थोड़े से टाइम के लिए आए के गुजराल आए थे, तो उन्होंने बोला गुजराल डॉक्ट्रिन हम लाएंगे। गुजराल डॉक्ट्रिन मतलब एक तो वही पंचशील वाला काम, वही नॉन ये किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चैलेंज नहीं करेंगे। वो बहुत छोटा छोटा पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं हम उतना ही करेंगे। क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड आ रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो गुजराल डॉक्टर ने वही बोला कि पूरा प्रॉपर वी विल हैव दिस नॉन रेसिप्रोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, नॉन म्यूचुअल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, डोमेस्टिक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चैलेंज नहीं करेंगे। प्लस हम बहुत बड़े हैं साउथ एशिया में, बाकी सब जो है हमसे काफ़ी ज्योग्राफी वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, इकोनॉमिकली हमसे रिलेटिवली बहुत बहुत छोटे हैं। हम बीच में दादा जैसे हैं उसके। तो टू इंश्योर कि एक ही बिग ब्रदर सिंड्रोम ना है उनको, यार इसको जैसा माना था ये करता है। नेपाल में हम बहुत करते हैं ऐसा चीज़ें, तो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम ना है। जैसे होता है ना, मैगी बट रही है, बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, छोटे भाई को कुछ नहीं मिलता उसमें। तो एक वो एनिमोसिटी ना हो उसमें। तो हमने बोला नॉन रेसिप्रोसिटी रखेंगे। हम आपको ग्रांट देंगे, हम आपके यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, हम आपके यहाँ कुछ भी करेंगे, वी वोंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। अगर नेपाल में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे तो हम नहीं बोलेंगे कि आप कंसेशनल जो बिडिंग होगी उसमें हमारी कंपनीज को ज़्यादा पैसा देना। तो ये उस जमाने में बोला गया था कि हम किसी चीज़ में कभी रेसिप्रोसिटी नहीं मांगेंगे कि हमने कुछ किया तो भी हमें कुछ दे वापस। तो एक ये बिग ब्रदर सिंड्रोम, ये आज भी चैलेंज है कि हम बिग ब्रदर सिंड्रोम नहीं चैलेंज कर पा रहे। सामने वो लगता है वो इतना बड़ा है, वो कभी भी मार के कुछ भी कर देगा हमारा। कर दिया, बंद कर दिया। वो भी तो अपॉर्चुनिस्ट है सर। कौन? नेपाल में भी। यार हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, उसमें अपॉर्चुनिटी। एक जब मन करता है चाइना की तरफ हो जाते हैं। हमको एक अच्छे, तो खर्च हमारा ही हो रहा है उसमें। वो करना पड़ता है, हमको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं लोगों के साथ। तो हमको फिर रिटर्न में क्या मिलेगा? ऐसे तो हम ये क्या नाम है इसका, जो ये मालदीव्स में इतना सारा डेवलपमेंट किया, और मालदीव्स किस तरह की चीज़ें कर रहा है। वो तो यूनिलैटरली हम मालदीव्स में सब कुछ कर रहे हैं। हमने उनको हेलीकॉप्टर दिया, वो कहते हैं ले जाओ अपना हेलीकॉप्टर वापस। हम अपने खर्चे पे उसको वापस भी ला रहे हैं हेलीकॉप्टर को। ऐसा ही नहीं किसी इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट भेजे थे उनके वीज़ा रिन्यूअल नहीं कर रहे, वीज़ा अब जेल में डालने वाले थे उनको कि आप बिना वीज़ा के यहाँ रुके हुए हो, जाओ यहाँ से वापस। वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो वो तो मतलब यूं करना पड़ता है, मतलब बड़े कम खाने के लिए अगर हमसे मांगते हैं। हाँ, एंड ऑफ द डे जो चाइना कुछ नहीं देगा तो वापस हमारे पास ही आएंगे, तब भी हम देंगे। वी विल बी फोर्स्ड टू गिव दिस थिंग, तब भी हम ये देंगे। हमारा इंटरेस्ट है ना
हमारा बहुत कोर इंटरेस्ट है मालदीव्स में। अरे सब अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, हमें भी कल को कुछ चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे अच्छे रिश्ते होंगे तो कल को हमें वहाँ पे कुछ एक तरह का कंसेशन मिलेगा या एक हाँ प्रायोरिटी मिलेगी बाकी देशों से। अपॉर्चुनिस्टिक बोलना बेकार है, सब अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं। चाइना ने वहाँ FTA साइन कर लिया, कल को ज़मीन ले लेगा वो सारी, राइट। सो गुजरात डॉक्टर ने ये बोला हम रेसिप्रोसिटी नहीं लेंगे किसी तरह में। जो बिग ब्रदर सिंड्रोम का बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, कहानियाँ तो बहुत। गुजरात थे 1997-98 में, 1 साल रहे थे मुश्किल से शायद वो, फिर टूट गई सरकार उनकी। अब नेपाल में व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो नीचे के लोग हैं, तराई का इलाका आपको पता होगा ना, एक तो हिली एरिया होता है, एक नीचे जो होता है फ्लड प्लेन से जो बना हुआ है। तो नीचे जो तराई के लोग हैं जिनकी यूपी के साथ बॉर्डर लगती है, भाषा वाषा सब यूपी वाली है, कभी आप जाना वहाँ नेपाल में सब एक जैसे ही दिखता है, वहाँ पे सब हिंदू है वो। तो उसमें हुआ गया कि तराई के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से नहीं दिया गया। उन्होंने एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर बनाया और उन्होंने बोला जो उनका अपर हाउस होगा राज्यसभा, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन वाइज नहीं रखा उन्होंने तराई लोगों का। तराई लोगों का रिप्रेजेंटेशन उनके पार्लियामेंट में कम कर दिया उन्होंने। और हमारा एफिनिटी वाज वेरी वेरी क्लोज टू तराई, हमारा एक सेम ही है सब कुछ, वो भी शर्मा पांडे वांडे ही वहाँ भी सब। तो हमने फिर क्या किया, हमने नेपाल बॉर्डर सील कर दी इनफॉर्मली नेपाल बॉर्डर सील हो गई। अब नेपाल को सुबह के अंडे से लेके केरोसिन से लेके पेट्रोल से लेके दूध दही सब इंडिया से होता हुआ जाता है। उनका एक पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनका बंद पड़ गया सब कुछ। हाँ, पेट्रोल ही बंद कर दिया हमने देना। उनका कोई 2015-16 में हुआ था ये, जब उनका नया तीसरा या चौथा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। और उन्होंने कुछ इंडियन पार्ट को अपने मैप में डाल वो तो बहुत बाद में हुआ है, वो तो अभी हुआ है, वो तो अब हुआ है। तो 15-16 में हुआ जब उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। तो मतलब हम एक तरह से आर्म ट्विस्ट कर देते हैं कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करिए और इन लोगों को भी आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन सर नेपाल में भी तो बिहारी डिसीडेंट बहुत है ना, मैथिली वगैरह। हाँ, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं हम, जो बिहारी डिसेंडेंट और यूपी बॉर्डर्स में लोग रहते हैं। तो फिर उसके बाद मोदी जी वहाँ पे गए, फिर मोदी ने इनडायरेक्टली वो किया, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने फेडरल रिप्रेजेंटेशन में उनकी सीट्स इंक्रीज करी। और तब से फिर वो उनके बैक ऑफ द माइंड है कि हमारी कल को पॉलिटिकल सोवरेनिटी चैलेंज करेगा। अगर मतलब इस तरह इनडायरेक्टली इसके पास इतनी पावर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कर सकता है चेंज करने को, तो बिग ब्रदर सिंड्रोम। तो उसके लिए हमारे सबसे पहले था कि इस तरह के ऐसे हाई हैंडेडली हम जैसे आर्म ट्विस्ट करके किसी के साथ ना करें। हम भूटान के साथ भी आर केयरफुल, भूटान के साथ ये सब ना करें हम। नेपाल के साथ तो कर देते हैं हम कभी कभी, इसलिए नेपाल इंडिया के रिलेशंस उतने मतलब आजकल वो एक तरह फ्रॉड आ गया, उसमें दरार पड़ गई हमारे रिश्तों में। कोई बोला हो बाहर जाके, हाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ भी। चल रहा है क्या इसी बस ठंडी हवा आ रही है। अंदर नहीं है क्या इसका कोई स्विच? यार AC अंदर है, स्विच बाहर के बना रखा है। आज वो लोग नहीं आए कॉम्पिटिटर, वो नया साल मना रहे हैं, बड़े एंथू में रहते हैं सर। 4-5 लोगों को रैंक 1 दे चुके हैं वो। जब उनके सर की क्लास में थी ना, तो सर वो कुछ बोल रहे थे, सर कुछ और लिखवा रहे थे। वो सर इतनी जोर से बोलते हैं पीछे से कि सर जो लिखवा रहे थे मैंने बहुत छोड़ के जब पीछे बस सर 1 मिनट मैंने गलत लिख दिया, फिर से बोलो। हाँ, तो लिखते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। ये सब चीजें को 19 मीन्स गुजराल डॉक्ट्रिन। एक्सप्लेन मत करना, सामने वाले को पता है गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होती है, हमको नहीं पता बस। अरे तो पेपर चेक कर रहा है यार वो उसको पता है गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। गुजराल डॉक्ट्रिन सिंपली पनिशेल प्लस नॉन रेसिप्रोसिटी। भला करो, सामने से एक्सपेक्ट मत करो वो भी भला करे। सामने वाला कर भी नहीं रहा भला यहाँ। नॉन रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकल फेवर एक्सपेक्ट ना करे जो। मतलब क्या है? उल्टा मैथ में सुना था। वन वे कुछ नहीं हो सकता एंटी सोशल एलिमेंट। हाँ, सो इसमें राइट डाउन नेबर्स लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। वो नहीं लिखा, फाइनल डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिखा। लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश स्किप कर दिया हमने, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। टू द गुड पार्ट। श्रीलंका, मॉलदीव्स, अरे सारे
बस पाकिस्तान को छोड़ हाँ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। म्यांमार भी छोड़ म्यांमार के बाद हाँ म्यांमार भी छोड़ दिया। इंडिया वुड नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। इंडिया वुड नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी and will contribute whatever in good faith. contributing And will contribute whatever in good faith. बाकी तो क्या लिखा है वो पंचिल वाला दोबारा दोबारा है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। चाइना के साथ थोड़ी नॉन रेसिप्रोसिटी करेंगे। हाँ हाँ वो तो फिर सीख लिया ना हमने, वो तो एकदम जब हम भोले थे वो वाली टाइम की बात है। आप थोड़ी पंचशील करेंगे चाइना के साथ कोई, अभी भी वैसा कर ही रहे थे 2019 तक। ये दैट्स अ वेरी फनी थिंग, 2019 तक वी हैव उसी हमारी वही बटालियन बिहार रेजिमेंट वाज पोस्टेड इन लद्दाख। बिहार रेजिमेंट जिस चाइनीज ट्रूप्स के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी, 4 महीने बाद उन्हीं लोगों के साथ हमने लड़ाई करी है। मतलब कितनी फ्लिश बात है। जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेटिव एक्सरसाइज हो रही थी, बिहार रेजिमेंट के ही लोग वहाँ पे थे, वही बिहार रेजिमेंट वाले फिर लद्दाख में लड़ रहे थे उन्हीं ट्रूप के साथ जिनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। मतलब इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है चाइना। किसी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो फिर उन्हीं के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हो तुम 4 महीने के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में गुजरात डॉक्ट्रिन में, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज विल सेटल देयर डिस्प्यूट। All South Asian countries will settle their dispute through peaceful bilateral negotiations. All South Asian countries will settle their dispute through peaceful bilateral negotiations. The next is new neighborhood policy 2005. ये यूपीए के टाइम आई, न्यू नेबरहुड पॉलिसी 2005। इसमें नाम फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं मेरे पास, इसमें नाम नहीं है किसी भी कंट्री का। तब तो बहुत ख़राब हो गई थी हमारी हालत 2005 तक, तब रिश्ते ख़राब थे पाकिस्तान के साथ। तब तो पार्लियामेंट अटैक कर दिया, ये भी अटैक कर दिया, वहाँ अटैक कर दिया, द्वारका में भी कुछ अटैक किया था उन्होंने अक्षरधाम पे। साउथ एशिया इज डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज। साउथ एशिया इज डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल बाउंड्रीज but forms a single geographical and economic unit divided by political boundaries but forms a single geographical and economic unit. Geographical and economic unit. We can have progressive development by encouraging better connectivity. We can have progressive development by encouraging better connectivity, development of border areas. Progressive development by encouraging better connectivity, development of border areas, and boosting people to people connect. When boosting people to people connect. एंड फिर फाइनल जो सबसे सक्सेसफुल है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आते ही सबसे पहले मोदी जी ने ये लॉन्च करी थी। सबसे पहला काम करेंगे हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी।
इसमें वी टुक एवरीथिंग वेरी विग्रेसली। मोदी जी सब कुछ लेते ही बहुत एग्रेसिवली हैं वैसे भी। उन्होंने बोला सबसे पहले तो वील इंश्योर कि हम जो वादे करते हैं पूरे करें। मतलब बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, पुल बना देंगे, हाईवे बना देंगे, डैम बना देंगे। नेपाल में हमने बोल रखा है वील मेक एन ये क्या नाम है उसका, महाकाली रिवर पे हम पंचेश्वर डैम बनाएंगे, फिर उसमें महाकाली का पानी हम डाइवर्ट भी कर देंगे और साइड इलेक्ट्रिक भी बना देंगे, फिर इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ बाढ़ भी ना आए। तीनों चीज़ें कर देंगे। एंड वी हैव प्रॉमिस दैट थिंग इन 94 में। कितने साल हो गए उसको, 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक पहला ईंट भी नहीं लगी वहाँ पे। एंड सिमिलरली देयर आर श्रीलंका में, मालदीव्स में वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स 5 साल 10 साल 15 साल से हम बोल चुके हैं और ग्राउंड पे कुछ हमने किया नहीं। तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो सामने वाले की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। और वही चाइना आता है, चाइना बीच से पहाड़ तोड़ के उसने हिमालय तोड़ के तिब्बत और काठमांडू का वो कर दिया। बीच में माउंट एवरेस्ट इन ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो उसने माउंट एवरेस्ट वाला वो पूरा पीक तोड़ा है और अंडरग्राउंड उसने काठमांडू से लेकर तिब्बत को कनेक्ट कर दिया। एंड इवेंचुअली वो काठमांडू को पूरा, क्योंकि नेपाल की दिक्कत ये है कि उसके पास कोई वाटर ओपनिंग नहीं है, तो वो ट्रेड कैसे करेगा? तो या तो इंडिया के थ्रू कहीं से आ जाए या फिर वो चाइना के थ्रू साउथ चाइना से जाना चाह रहा है, तो वो उसने बना दिया। चाइना ने ऑपरेशनल कर दिया है और उसने पहाड़ तोड़ दिया। हमको तो प्लेन्स में से आना है क्योंकि पहाड़ उस साइड है, जैसे ये नेपाल है, इस साइड यूपी है, तो ये पूरा तराई एरिया है और यहाँ पे माउंटेन्स है। तो चाइना और तिब्बत तो और वो है, तिब्बत इज़ वेरी वेरी टफ वहाँ पे कुछ बनाना। वहाँ पे वो ट्रेन हाईवे सब बना चुका है चाइना। चाइना इज चैंपियन इन डेवलपमेंट, मतलब वो कंस्ट्रक्शन करने में तो उसका कोई वही नहीं है। तो उसने काठमांडू से पूरा साउथ चाइना से कनेक्ट कर दिया। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बोलता है उसको। भूकंप नहीं, तोड़ ही देंगे पूरा, वो हिमालय खराब कर देगा वो। तो इससे होगा क्या, ये भी तो डैम भी तो वो हिमालय पे बना रहा है, ये तो आउटर स्पेस से दिख जाएगा, इतना बड़ा बना रहा है वो। इससे पहले भी 3 गॉर्जेस डैम था, वो भी चाइना में ही था। इतना सारा पानी, इतना सारा मास एक जगह कलेक्ट हो रहा है, उसके अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम होगी इससे। तो इससे सामने वाले की रेपुटेशन खराब होती है। तो सबसे पहले व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो हम बोलेंगे वो जमीन पे करके देंगे। तो हमने बोला प्रायोरिटी लेवल पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, हाई इम्पैक्ट हाई विजिबल प्रोजेक्ट। मतलब जैसे मोदी जी करते हैं, छोटा सा करो, उसको 4 बार गिनाओ, गिनाते रहो जब तक सामने वाले को याद ना हो जाए। तो वही उसको बोलते हैं हाई इम्पैक्ट हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट और स्मॉल जेस्टेशन वाला। छोटा सा कुछ कर दो, उसको फिर गिनाते रहेंगे 10 सालों तक। उस तरह के प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। डैम वैम बनाना तो बड़ी काम हो गए, और उसमें दिक्कत होती है। महाकाली रिवर जो होगी वो इट्स वेरी वेरी नियर टू दिस, ये जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, बहुत हिली एरिया है, उस पर डैम कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दैट्स अ फैक्ट, मुश्किल तो है बहुत। ऐसा नहीं है कि हमको प्लेन में डैम बनाना है, पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये मोदी जी ने बोला। सेकंड थिंग हमने बोला ट्रेड। कहीं भी 2 देशों के बीच में ट्रेड बहुत तगड़ा होगा तो उसमें लड़ाई होना मुश्किल है। उनमें एक अच्छी रिलेशन जनरली भी बन जाएगी, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास आ जाती है वहाँ। अगर रिश्ते खराब हुए तो ट्रेड रुक जाएगा मेरा। तो कैपिटलिस्ट क्लास कभी अलाउ ही नहीं करेगी पॉलिटिकल क्लास को। इतनी लॉबिंग करती है, इतना पैसा दे दे कि वो इंश्योर करेगी कि आपके रिलेशन बने रहे। तो सेकेंड इज कि ट्रेड बेटर रहे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मोदी जी का है कि एक सिंगल हम ट्रेड यूनिट बनाएंगे इस पूरी चीज़ को, कनेक्टिविटी और वो सब करके साउथ। हाँ फिर ये सब लिख लेंगे अभी। तो पूरे की साउथ एशिया में एक सिंगल ट्रेड यूनिट बने। इंटर ट्रेड हमारा 5% है, इट्स एक्सट्रीमली लो। मतलब साउथ एशिया की कंट्री जो बाकी देशों के साथ ट्रेड करती है और जो अमंग इटसेल्फ वो ट्रेड कर रही है, वो दैट इज ओनली 5%। हम आपस में ट्रेड नहीं करते। और अगर यही यूरोपियन यूनियन या अफ्रीका में देख लो तो इट्स एटलीस्ट 60-70% होता है वो। और एक अब ऐसे कोई नंबर तो नहीं दे सकते, बट पीपल बोलते हैं कि 40% तक अगर आ जाए तो ये जो छोटे छोटे जो स्किमर्स हैं, छोटे छोटे जो ये फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कम होंगे। क्योंकि फिर करने नहीं देगा कैपिटलिस्ट क्लास, आप लड़ ही नहीं सकते उसके साथ। कल को आपका ट्रेड रुक जाएगा उसके साथ सारा। फिर नेपाल भी एडजस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सारा इधर से ही अगर आना है तो। बट अभी वो है कि नेपाल के पास एक ऑप्शन है, अगर ये नहीं मानेगा तो मैं चाइना के साथ कुछ कर लूंगा। सो दैट्स वाई फिर जिसको आप अपॉर्चुनिस्टिक बोल रहे हो, तो वो उसका एक आज के ज़माने में कंपल्शन है। सो नेबरहुड, ये सब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में था। सर जैसे चाइना इस पर डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, और उससे सच में रोटेशन पे फर्क पड़ेगा, तो सर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ नहीं बोल रहे चाइना? ऐसे तो वो क्या क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। हम तो सर न्यूक्लियर बम से ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या उनकी? नहीं तो लोअर राइपेरियन स्टेट की परमिशन लेनी होती है। हमें फर्क पड़ेगा, बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा उससे। ये कोई उसकी अपनी चीज थोड़ी है। परमानेंट मेंबर है तो कुछ भी करेगा, कर रहा है वो। हाँ, सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ह्यूज फोकस ऑन
implementing projects and promises, implementing projects and promises in immediate neighborhood, to increase credibility, to increase credibility, credibility, credibility. Next point, promoting connectivity. आप पूरा लिख लेते हैं ना, मेरे को लगता है बीच में रह जाता होगा कुछ भी. रीजनलिज्म. Promoting connectivity. Promoting connectivity, integration of trade and commerce, integration of trade and commerce, and better people to people connect. And better people to people connect. Next point, promote model of India-led development. India-led development in the region. Promote model of India-led development in the region. अब वो लिख लीजिए, इंट्रा सार्क ट्रेड जो है %5 है. सार्क कंट्रीज का आपस में जो ट्रेड है, कहीं भी लिख लो, फैक्ट है. दूसरे के दुश्मन ले रहे हैं, बहुत कम 5%. हाँ, हमारा आपस में ट्रेड नहीं होता. पाकिस्तान से तो बंद है सर बिल्कुल. पाकिस्तान से हमने बंद कर दिया है. बट हमारा तो यहाँ से जाता है ना, वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे यहाँ से गुजर. पाकिस्तान में नहीं कुछ नहीं आता. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में होता है जो होता है. पहले भी क्या ही होता था, $1 बिलियन का ट्रेड था. $1 बिलियन इज नथिंग देश के लेवल पे देखें तो. हमारे लिए तो बहुत सारा पैसा है, देश के लेवल पे कुछ नहीं होता. वो $1 बिलियन में तो इतना बड़ा वो देश, इतना बड़े हम देश हैं. तो नेग्लिजिबल ही था ट्रेड. और गांजा आता है लेकिन वो नहीं गिनते हम. वो सब वो है. ये जीडीपी में लग जाएगा तो जीडीपी कहाँ बढ़ जाएगी. फिर हम बनेंगे ना विकसित देश. अगर वो सब देखें तो दैट इज $10-12 बिलियन इजीली. जो भी ये ड्रग्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, सब इलीगली हो रहे हैं. ठीक है, कल से फिर पाकिस्तान शुरू करेंगे. हमारा लव ऑफ लाइफ. सर फ्री में सर रिसेंटली तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे. हाँ, फ्री में रिसेंट ईयर्स में ऑर्गेनाइजेशंस पे बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन